हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, अभिलाषा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपना स्वास्थ्य का ख्याल तो रखे हुए होंगे ही होंगे। नहीं रखा है तो प्लीज़ रख लीजिएगा, क्योंकि आती जाती ठंड लग जाती है, ऐसे मम्मी पापा कहा करते हैं। वही बात मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि आती जाती ठंड लग सकती है, ठीक है ना। यही आती जाती ठंड थोड़ी थोड़ी मुझे भी लगी है, थोड़ा थोड़ा फीवर सा है, पर कोई बात नहीं है, आई विल मैनेज। और आप लोगों को फिलहाल लाइव पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ मैं। आज की क्लास जो है वो हमारी बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, मतलब वैसे भी मैंने सब्जेक्ट भी चूज़ किया है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर किसी एचएसएससी के पेपर में तो आता ही है, के अलावा और भी आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस वाले सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा रहता है। और सब्जेक्ट का तो वेटेज रहता ही रहता है, सब्जेक्ट के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो भी बड़े अच्छे वेटेज वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में आप लोगों को मैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करने वाला हूं। कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड बनने वाले सारे एमसीक्यू या उसका पूरा बेसिक आप लोगों को कंप्लीट शेयर करने की जो है कोशिश करूंगा या प्रयास करूंगा पूरे इस लाइव सेशन के दौरान। जैसे ऑफलाइन क्लास होती है वैसे ही क्लास होगी, ठीक है ना। मार्कर मेरे हाथ में है, व्हाइट बोर्ड आपके साथ में है, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चित होकर आराम से बैठिए, जैसे ऑफलाइन क्लास का मज़ा लेते हैं बिल्कुल वैसे वैसे आप लोग इस क्लास को एंजॉय कीजिएगा, समझिएगा चीज़ों को, नोट्स बनाइएगा ताकि आप लोगों को पेपर तक ये चीज़ें काम में आए। अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। और आप लोग कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स बाय कर सकते हैं अगर आप ग्राम सचिव, पटवारी या दुर्गा शक्ति जैसे एग्जाम देने जा रहे हैं। 1 महीने का कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, एक ही महीने में सिलेबस चाहते हैं कंप्यूटर का कंप्लीट, तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को मेरा कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों का ही एक कोर्स मिल जाएगा। और उस कोर्स के प्राइजेस अभी तो कम हैं, 1-2 दिन तक, तो उसके बाद में ये हाइक हो जाएंगे, पर कोई बात नहीं, अभी आप लोग एनरोल कर सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके, स्टोर सेक्शन पे जाके। चलिए दोस्तों, बिना किसी वक्त गवाए हम लोग हमारी इस क्लास को शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। दिल लगा के आप सुनिएगा, दिल लगा के मैं पढ़ाऊँगा आपको। टॉपिक का नाम है आपका कंप्यूटर मेमोरी। चलिए, मेरे से कमेंट सेक्शन बहुत दूर है, इसलिए मैं आपके कमेंट तो नहीं देखने वाला, दूर हैं, दूर ही रखा है, पास लेके ही नहीं आया जानबूझ के मैं, ठीक है। कंप्यूटर की मेमोरी वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में इसको आप लोग कहा करते हो कंप्यूटर की स्मृति कहा करते हो, या कंप्यूटर की मेमोरी कहा करते हो। एक अच्छा टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से आप लोगों को सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। होपफुली आपके लिए ये जो डेटा लिख रहा हूँ मैं, ये विजिबल भी है, जो भी चीज़ लिखूंगा वो आपको दिख भी जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ जी, तो कंप्यूटर की मेमोरी की बात करते हैं हम लोग कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है। टॉपिक बहुत अच्छा है, 2-3 चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ जब इसकी पढ़ने की होती है तो हम लोग पढ़ा करते हैं इसके अंदर यूनिट पढ़ा करते हैं। यूनिट बोले तो इसकी इकाई है, उसके बाद में टाइप्स पढ़ते हैं और उसके बाद में उन टाइप्स का डिक्लेरेशन पढ़ते हैं, टाइप की डिटेल पढ़ा करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले अगर आप यूनिट की बात करते हो कंप्यूटर की मेमोरी में, तो देखिएगा साधारण सी बात ये आती है कि कंप्यूटर का जो आपका मेमोरी का यूनिट है, सबसे छोटा पार्ट इसके अंदर होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 बिट। 1 बिट से छोटा नहीं होता है कुछ भी, सबसे छोटा होता है वो 1 बिट ही होता है। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट या स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट होता है आपके इस कंप्यूटर का। 1 बिट सबसे छोटा होता है, 1 बिट। अभी इतना छोटा है एक्चुअली कि इसका अगर आप लोग वैल्यू निकालने जाएं तो 0.0000479 समथिंग इतना वैल्यू इसका निकल के आएगा आपका। ये बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है ये, मतलब इतना छोटा है ये कि आप लोग इसके अंदर अपना वैल्यूएबल डेटा अगर आप स्टोर करना चाहें भी तो आज के टाइम में 1 बिट में आप अपना वैल्यूएबल डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। सर मेरा एक डाउट फिर ये आया कि 1 बिट छोटा है, सही बात है, लेकिन इस 1 बिट को स्टोर करने वाला डिवाइस कौन सा है? अच्छा, मैं बीच में एक बात कह देना चाहता हूं, अगर आप लोग बेहतर तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं तो अपने कमेंट सेक्शन को ऑफ रखिएगा, ठीक है ना। फिलहाल कोई कमेंट सेक्शन की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग बेहतर तरीके से लिसनर बनिएगा, कॉपी पेन लेके आराम से बैठ के और समझिएगा चीजों को, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 1 बिट सबसे छोटा है। मुद्दा ये है कि इस 1 बिट को स्टोर करता कौन है, 1 बिट को स्टोर करने वाले डिवाइस का नाम क्या है, यानी कि यंत्र का नाम है क्या।
तो एक बिट को स्टोर करने के लिए टाइम के अनुसार अलग अलग डिवाइस आए हैं हमारे पास। जैसे सर जी बताएं तो, जैसे पहला अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइस देखने की कोशिश करें तो सबसे पहले हुआ करते थे कैपेसिटर हुआ करते थे। कैपेसिटर के अंदर जो है ना एक बिट को स्टोर किया जाता था, या कैपेसिटर वाली मेमोरी हुआ करती थी जिसके अंदर जो है एक बिट को आप स्टोर किया करते थे। अब कैपेसिटर के अंदर अगर आप लोग एक बिट को स्टोर किया करते थे, लेकिन ये मेमोरी जब कैपेसिटर से बनी हुई है ना तो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रकार की मेमोरी थी, बहुत स्लो प्रकार की मेमोरी का मतलब, अब आप अगर इन मेमोरी में डेटा डाल रहे हैं तो भी आपको टाइम लगेगा, आप इन मेमोरी से डेटा पढ़ रहे हैं तो भी आपको टाइम लगेगा, मतलब आपको रीड और राइट दोनों में ही वक्त लगेगा। इस प्रकार की मेमोरी हुआ करती थी, पर उस जमाने में और कोई आपके पास ऑप्शन भी तो नहीं था। तो कोई बात नहीं है, जैसी थी मेमोरी वैसी ही ठीक। एक बिट वाली मेमोरी कहिएगा, या सबसे स्लो वाली मेमोरी कहिएगा, या कैपेसिटर वाली मेमोरी कहिएगा। अब गुरुजी कैपेसिटर क्या होता है? आपने पंखे के अंदर कैपेसिटर तो लगा देखा ही होगा, छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है पंखे के अंदर, बस वैसा वैसा यही तो होता है कैपेसिटर आपका। तो ठीक है जी, कंप्यूटर के अंदर सबसे पहली कैपेसिटर वाली थी, लेकिन वक्त के अनुसार जब जरूरत पड़ी आपको तो आपने कैपेसिटर से हटा के और मेमोरी जो है ना वो ट्रांजिस्टर की बनाना स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। और अब आपके पास में कंप्यूटर की मेमोरी जो है ना वो ट्रांजिस्टर की बनने लग गई है, मतलब कंप्यूटर की मेमोरी फिलहाल ट्रांजिस्टर की हो गई है, कैपेसिटर से रिप्लेस होकर ट्रांजिस्टर पे आ गए आप लोग। और जब आप ट्रांजिस्टर पे मेमोरी पे आ चुके हैं तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी मेमोरी हो गई, लेकिन बहुत अच्छी जरूर है, इसके मुकाबले तो बहुत अच्छी है, कोई बात नहीं है, लेकिन बात वो है कि जितनी हमें चाहिए उतनी अच्छी नहीं है, जितनी हमें स्पीड चाहिए थी ना उतनी स्पीड नहीं है। तो अब क्या करें सर हम, तो हमें कुछ और चाहिए, ठीक है जी, बदलाव किया हमने और ट्रांजिस्टर के बाद में हम लोग लेके आए हैं यहाँ पे FLIP फ्लिप लेके आए हैं, FLOP फ्लिप फ्लॉप लेके आए हैं। और ये मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर की मेमोरी का सेक्शन आया है आपका। कंप्यूटर की मेमोरी की दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रयोग किए जाने वाला आपका डिवाइस बन के आया था वो आया था फ्लिप फ्लॉप आया था। मतलब कंप्यूटर की मेमोरी सबसे ज्यादा जो चली थी, या कंप्यूटर की मेमोरी जो सबसे ज्यादा चाल चलन में देखने को मिली थी हमें, वो फ्लिप फ्लॉप की देखने को मिली थी। सबसे ज्यादा फ्लिप फ्लॉप वाली मेमोरी पॉपुलर हुई है कंप्यूटर की, ठीक है सर। अब गुरुजी ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? भाई जैसे कैपेसिटर होता है वैसे, जैसे ट्रांजिस्टर है वैसे फ्लिप फ्लॉप एक डिवाइस है जो एक बार में एक बिट को स्टोर करता है कंप्यूटर की मेमोरी में। इसका बहुत प्रचलन था, बहुत ज्यादा मेमोरियां प्रचलन में आई थी। और एसएससी सीजीएल ने फ्लिप फ्लॉप से एक सवाल भी किया है। क्या सवाल किया है? इनमें से फ्लिप फ्लॉप कौन सा होता है? एक्चुअली ये 5 टाइप के हुए थे आपके। एक इसके अंदर आपका आया था सबसे पहले वाला जिसका नाम रखा गया था डी फ्लिप फ्लॉप। दूसरा फ्लिप फ्लॉप इसके अंदर आया था जिसका नाम रखा गया था टी फ्लिप फ्लॉप रखा गया। उसके बाद में एक आया था उसका नाम रखा गया था एस आर फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद में एक नाम आया था उसका नाम रखा गया था आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद में एक आया था उसके नाम रखा गया था आपका क्या, मास्टर स्लेव, ठीक है ना, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये 5 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप आए थे। मेरे साथ साथ इन पांचों को आप रिवाइज करिएगा। सबसे पहले वाला कौन सा है जी आपका? डी है, टी है, एस आर है, जेके है, मास्टर स्लेव है। अरे बोलो ना, पांचों को रिवाइज करो। कौन सा है पहला? डी है, टी है, एस आर है, जेके है, मास्टर स्लेव है। फिर रिवाइज करिएगा, क्या है आपका? डी है, टी है, एस आर है, जेके है, मास्टर स्लेव है। बोलो, जहां पे बैठे हो, जिस जगह बैठे हो, मन ही मन गुनगुनाओ, जोर जोर से बोल सकते हो तो बोल सकते हो तो बोलिएगा। क्या है सर? डी, टी, एस आर, जेके, मास्टर स्लेव। फिर बोलो, दिखा क्या है? डी, टी, एस आर, जेके, मास्टर स्लेव। अब ये 5 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप है, ये सारे एक ही काम करते हैं, ठीक है ना भाई। आप यूं समझ लीजिएगा कि पेन है, पेन तो बहुत सारी कंपनी के माल लेते हैं। मार्कर है, मेरे पास ये कैमलिन कंपनी का मार्कर है, सेलो के भी आते हैं, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, ठीक है ना। हर एक प्रकार के मार्कर होते हैं, काम तो सारे ही लिखने का करते हैं, थोड़ा बहुत ही क्वालिटी का फर्क होता है, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिएगा। सारे के सारे है तो फ्लिप फ्लॉप ही, सबके अंदर डेटा ही स्टोर होने वाला है, लेकिन बस फर्क है तो इतना है कि क्वालिटी का फर्क है। जैसे डी है, डी का मतलब होता है डिले, ठीक है। टी है, टी का मतलब होता है टॉगल। एस आर का मतलब होता है सेट, रीसेट। जेके एक साइंटिस्ट का नाम था, जैक केल्विन के नाम से थे, और इसी का अपडेटेड वर्जन ये वाला आया था।
इनमें सबसे जो फास्ट था ना आपका वो था जेके वाला। जेके फ्लिप फ्लॉप सबसे फास्ट है। और जो डी फ्लिप फ्लॉप है ना, डी मतलब डिले ही हो गया, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप जो है ना वो सबसे स्लो किस्म का फ्लिप फ्लॉप था आपका। अब आप लोग अच्छे से बेहतर तरीके से इनको समझ गए होंगे। डी, टी, एस आर, जेके, मास्टर स्लेव, 5 प्रकार के फ्लिप फ्लॉप, पांचों ही एक बिट को स्टोर करते थे। अमूमन आप लोगों ने जो ज्यादा प्रयोग में लिया था वो लिया था कौन सा, जेके फ्लिप फ्लॉप लिया था, क्योंकि ये वाला सबसे ज्यादा फास्ट फ्लिप फ्लॉप माना गया था, या था भी ये वाला। अब सर आप बताइए, आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि यहां से एसएससी सीजीएल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था? वो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है। ध्यान से सुना आपने मेरे सवाल को। सवाल ये था कि इनमें से कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है, इनमें से फ्लिप फ्लॉप कौन सा होता है। ऑप्शन आपका पहला दिया था मल्टीप्लेक्सर, दूसरा इनमें ऑप्शन दिया था एनकोडर, तीसरा ऑप्शन दे दिया था जेके, चौथा दे दिया मान लेते इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, जेके। अब आप लोगों ने पढ़ रखा है, अभी पढ़ क्या रखा, आपके सामने ही पड़ा है डेटा, तो आपको बताना मुश्किल नहीं लग रहा है कि हाँ ठीक है जेके क्या है, मास्टर स्लेव क्या है, ये पता लग रहा है आपका। पेपर में इतना ही बेसिक सवाल आया था और आगे भी अगर आए तो आप ठीक कर देना। होपफुली आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। नहीं समझे एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, कंप्यूटर का टॉपिक है जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। इसमें सबसे छोटा पार्ट होता है क्या, बिट। एक बिट, यूनिट पढ़ रहे हो आप लोग, एक बिट से छोटा नहीं होता कुछ भी। एक बिट को स्टोर करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते थे आप लोग। एक बिट को स्टोर करने के लिए शुरुआत में आपने कैपेसिटर का प्रयोग में लाए। कैपेसिटर बहुत स्लो था, तो आप वक्त के अनुसार थोड़े अपडेट हुए, तो आगे आप लेके आए ट्रांजिस्टर लेके आए। ट्रांजिस्टर कैपेसिटर से तो फास्ट हो गया ट्रांजिस्टर वाली मेमोरियां, लेकिन उतनी फास्ट नहीं है जितनी आप लोग चाहते थे। फिर आप फ्लिप फ्लॉप वाली मेमोरी लेके आए, ये बड़ी प्रचलन में आई थी। कंप्यूटर की जिंदगी में आपकी जो बिट मेमोरियां बनी है ज्यादातर फ्लिप फ्लॉप की बनी है। और अभी वर्तमान में आपने फ्लिप फ्लॉप को भी पीछे छोड़ दिया, और वर्तमान में आप जब कंप्यूटर की मेमोरी बनाने बैठते हो तो आप लोग लेके बैठते हो रजिस्टर को लिया करते हो। याद रखिएगा, वर्तमान की जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर मेमोरी है, और रजिस्टर मेमोरी को आप अपने आप में जो है ना वो फास्टेस्ट मेमोरी का नाम दिया करते हैं, ठीक है ना। फास्टेस्ट मेमोरी एवर, अभी तक की सबसे तेज मेमोरी अगर कंप्यूटर की है ना तो वो कौन सी है जी, रजिस्टर मेमोरी है। सबसे फास्ट मेमोरी इसी की ही बनती है। ये बेसिकली सीपीयू के इनबिल्ट होगी। अभी आपको पढ़ाने वाला हूं ये वाली चीज। तो होपफुली आप लोग एक बिट को स्टोर करने के साथ साथ एरा को तो पढ़ ही चुके होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप अपने पास रख लीजिएगा। ये चीज तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है। ये सर ये तो चीज समझ में आ गई है। अब अगली बात हम करते हैं, अगर चीजें समझ में आ गई है तो थंब प्रेस करके बता दो आप लोग कि हाँ सर ठीक है मुझे समझ में आ गई है ये बात। अब आप एक बिट तक तो रुकने नहीं वाले हैं, हमें तो थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। आगे जाना पड़ेगा मतलब आपने ये कहा सर कि सबसे छोटा तो यही होता है, लेकिन सबसे बड़ा कहां तक जा सकते हैं वो थोड़ा बता देते। एक सवाल यहां तक ये वाला आया हुआ था, बता दिया। एक पेपर में सवाल यहां तक और भी आया हुआ है, वो भी आपके आगे शेयर कर देता हूं मैं। क्या आया हुआ है सर बता दो। देखो पेपर में क्वेश्चन ये आया, वन बिट इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा करके क्वेश्चन आया। एक बिट इज इक्वल टू में क्या क्या है सर। पहला ऑप्शन यहां पे दिया गया है आपका 2 पावर 1, दूसरा ऑप्शन यहां पे आपका दिया गया है 2 पावर 0, तीसरा ऑप्शन आपका यहां पे दिया गया है 2 पावर 2, और चौथा ऑप्शन यहां पे जो दिया गया है आपका वो है क्या, 2 पावर 4। ये 4 ऑप्शन आपके आगे है और सवाल इन्होंने पूछ लिया कि एक बिट क्या होता है। सवाल ये किया है आपका, ठीक है ना। आप थंब प्रेस करके चलते रहिएगा कि हाँ सर ठीक है चीजें समझ में आ रही है मुझे, बाकी तो चल ही रही है कि एक बिट जो है ना वो क्या है। अब बहुत आसान था ये सवाल। एक बिट इज इक्वल टू, आंसर इसका रहेगा बी वाला ऑप्शन 2 पावर 0। वाई सर क्यों, देखो कोई भी नंबर हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई भी नंबर हो और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है, कोई भी नंबर हो और किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाती है तो जी उसका आंसर क्या होगा आपका, तो उसका आंसर जो है ना वो 1 आएगा। ये याद रखिएगा आप लोग, कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा।
सर कोई भी नंबर का कहा हो तो आप 11 का पावर 0 ले लेते, आप 16 का पावर 0 ले लेते, आपने 2 का ही पावर 0 क्यों लिया? अब कंप्यूटर की जिंदगी में बाइनरी नंबर 0101 दो ही तो डिजिट होते हैं, बाइनरी का बेस ही तो 2 होता है ना, तो स्टैंडर्ड आपने 2 ले लिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2 का पावर 0 मतलब क्या हो गया आपका, आता है 1 आता है, तो 1 बिट तो हो गया ना आपका ये। तो कहने का ओवरऑल मतलब ये है आपका कि मैं एक जो यूनिट है, जो एक आपका बिट है, इस एक बिट को इस तरीके की बजाय ऐसे भी दिखा सकता था। कैसे दिखा सकता था? मैं एक बिट को इस तरीके से इस फॉर्म में दिखा देता, 2 पावर 0 ऐसे दिखा देता तो चल जाती बात, क्योंकि ये बात एक ही है, कोई अलग बात है नहीं है। अब बताओ तुम्हें चीजें समझ में आ गई होगी? हाँ सर ये चीज तो समझ में आ गई हमें, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब आगे की बात में भी दिक्कत नहीं आएगी, चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा आगे। अगर हम लोग बढ़ने की कोशिश करें तो क्या आएगा हमारे पास में, एक बिट है। अब आप क्या करो, 4 बिट को एक साथ ले लो, ठीक है ना। एक बिट तो बहुत छोटा हो गया, तो एक काम करते हो आप 4 बिट को एक साथ कर लो, कर लेते हैं जी। जब आप 4 बिट को एक साथ करते हो तो आपके पास में बन जाएगा डियर एक निब्बल बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? एक निब्बल बन जाएगा। 4 बिट का एक निब्बल होता है, और यह सवाल पेपरों में बहुत बार पूछा गया है। ज्यादा दूर तो मैं जाता ही नहीं हूं, जिस एग्जाम की फिलहाल आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिससे कि ग्राम सचिव पेपर है, उस ग्राम सचिव के पेपर में भी आप लोगों ने इसको देखा होगा, निब्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट सवाल ही क्या आया था वो तो आपको मैं जरूर शेयर करूंगा ही करूंगा, पर फिलहाल समझो ग्रुप ऑफ ए 4 बिट इज इक्वल टू व्हाट, तो आंसर रहेगा 1 निब्बल। 4 बिट का एक ग्रुप जो होता है वो एक निब्बल बन जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया है मुझे। ओके जी, अब क्या है कि क्या मैं 4 बिट को वैल्यूएबल डेटा कह सकता हूं क्या? अब देखो वैल्यूएबल डेटा कह सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन जितना डेटा आप स्टोर आज के टाइम में कर रहे हो उसके लिए आपको थोड़ी मेमोरी और चाहिए, तो आप 4 बिट की बजाय आगे अब लेके आए डियर 8 बिट इकट्ठा कर दिया आपने, 8 बिट। ठीक है सर, 8 बिट इकट्ठा कर दिया मैंने। 8 बिट का क्या बना? अच्छा 4 बिट का अगर एक निब्बल है तो 8 बिट का क्या 2 निब्बल हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ आप लोग मुझे, अरे बोलो ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? जब 4 बिट का एक निब्बल है तो 8 बिट का क्या हो जाएगा? 2 निब्बल। कोई दिक्कत नहीं है, सही बात बोले हो सर आप, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, बात समझ में आ गई मुझे। लेकिन आप 8 बिट का एक नाम और भी दिया करते हैं, और वही नाम आपके लिए जरूरी है पेपर के लिए। क्या सर? कि 8 बिट को बेटा आप लोग 1 बाइट भी कहा करते हैं। बोलो ना, क्या कहते हैं? 1 बाइट। और यही थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर में है। जैसे आपने सबसे पहले 1 बिट लिया, उसके बाद 4 बिट का नाम रखा, एक निब्बल रखा, 8 बिट का एक नाम अब आपका क्या होने वाला है? 1 बाइट होने वाला है। ठीक है सर, ये चीज तो मुझे समझ में आ गई। ये चीज अगर समझ में आ गई तो मुझे आप अपने ही दिमाग से एक बात बताइएगा, क्या मैं अगर आपसे पूछूं कि हाफ बाइट जो है ना वो क्या होता है, अगर इस बात को और मैं आपसे पूछूं तो क्या जवाब दे पाओगे आप लोग? बिल्कुल, इस बात का जवाब सर हमारे आगे ही तो पड़ा है, दिमाग कहां लगाना पड़ा हमें। आपने पूछा हाफ बाइट, आपने मुझे बता दिया 1 बाइट का क्या होता है? 8 बिट होती है। तो हाफ बाइट में क्या हो सकता है? हाफ बाइट का मतलब क्या हो गया? हाफ बाइट का मतलब 4 बिट हो गया। या तो 4 बिट कहूंगा मैं, या मैं क्या कहने वाला हूं? या मैं कहूंगा सर जी 1 निब्बल कहने वाला हूं, 1 निब्बल मेरा हो जाएगा। ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई सर जी, बस यही बात समझ में आ गई। तो यही एज इट इज सवाल 9 जनवरी 2021 इवनिंग शिफ्ट में ग्राम सचिव के पेपर में दी गई बात थी ये। और ये क्या बात थी? बात ये थी कि आपका जो हाफ बाइट होता है वो क्या होता है? ऑप्शंस में आंसर ये वाला पड़ा था, 1 निब्बल होता है। ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में था। और ये अगर आपसे पूछ लेते कि बताओ 2 निब्बल क्या होता है, तो आपका आंसर 1 बाइट हो सकता है। अभी सवाल तो कैसे घुमा घुमा के दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका दिमाग चल जाएगा तो ही अच्छी बात है। इतनी तक समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। अच्छा सर, आपने जैसे 2 का पावर 0 लिखा 1 बिट को, इनको भी कुछ लिख सकते थे क्या? अरे लिखने में क्या मनाही है इनके लिए? इसको मैं 2 का पावर 2 लिख दूं तो क्या कुछ बुरा है क्या? बताओ, कोई बुरा नहीं है सर। 2 का पावर 2 क्या होता है? 2 का पावर 4 होता है। सही है सर, समझ में आ गया। क्या इसको मैं 2 का पावर 3 लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते आप। 2 का पावर 3 क्या होता है? 8 होता है। ठीक है सर, चीजें समझ में आ गई है मुझे। तो ये चीजें आप लोग नियमबद्ध तरीके से आगे लेके जाइएगा।
अब आपको इतना आगे जाना है कि आपने सबसे छोटा पढ़ लिया, ठीक है, अब सबसे लास्ट तक पढ़ना है आपको, सबसे बड़े वाला मेमोरी साइज कौन सा है ये भी पढ़ना है आपको अभी। तो चलो पढ़ते हैं ना, कौन मना करता है। अब आगे बढ़े तो आगे कुछ स्टैंडर्ड चीजें अप्लाई करनी है। आपने 1024 बाइट आप लेके खड़े हुए हैं, 1024 बाइट आपने लिया है 1024, और 1024 बाइट लिया तो इसका बन गया डियर एक केबी बन गया। केबी बोले तो क्या बन गया जी, आपका किलो बाइट बन के तैयार हो गया। 1024 बाइट का 1 किलो बाइट आपका बन के तैयार हुआ। सर सही है ये बात, तो 1024 बाइट का 1 किलो बाइट बन गया, कोई बुरी बात नहीं है। मेरे आगे 1000 बार ये बात आई है, मैंने लाख बार पढ़ा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मुझे पता था ये बात, कोई नई बात मैंने बताई भी नहीं है। लेकिन मेरे मन का एक डाउट ये रह रहा है हर बार ही कि आपने कहा 1024 बाइट का 1 किलो बाइट है। मैंने मेरी जिंदगी में आज तक जब भी किलो पढ़ा है ना सर, तब मैंने 1000 पढ़ा है। सुन रहे हो आप ध्यान से बात को, आज तक मैंने जब चीजों को पढ़ा है, किलो पढ़ा है, वहां 1000। जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, जैसे आप लोगों ने 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट। जब आपने किलो पढ़ा तब आपने जो है 1000 पढ़ा तो आज भी किलो ही रहे हो आप, लेकिन आप यहां 1000 नहीं पढ़ा रहे, 1024 पढ़ा रहे हो। ये 24 कहां से ले आए, इसको 26 क्यों नहीं किया, इसको 23 क्यों नहीं किया, ये पूरा 999 क्यों नहीं हुआ, ये पूरा 1000 क्यों नहीं हुआ, ये क्या लोचा है गुरुदेव, ये बताइएगा पहले तो, फिर आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए जी इसको पहले क्लियर करते हैं हम लोग। ये क्लियर करना है भी आसान थोड़ा सा। यहां एक उत्तराखंड कलर के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन भी था, आपको मैं वही भी बता दूंगा, और पहले ये भी बता देता हूं। देखो कंप्यूटर की मेमोरी में हमेशा यही होता है, सबसे एक छोटा पार्ट 1 है, कंप्यूटर की मेमोरी ऐसी बनती है हमेशा, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, आगे सोन चलते रहिएगा, डबल करते रहिएगा। आप देख पा रहे हो आप लोग, समझ पा रहे हो आप, अपने आप समझ गए होंगे। 1024 आया है ना। कंप्यूटर की मेमोरी हमेशा इसी फॉर्मेट की बनेगी, यही फॉर्मेट होता है कंप्यूटर की मेमोरी का, और कोई फॉर्मेट है ही नहीं। कंप्यूटर की सिंगल मेमोरी वैलिड साइज यही होता है, और कोई मेमोरी साइज होता नहीं है वैलिड, सेम यही साइज होता है आपका सिंगल मेमोरी का। ठीक है सर, यही साइज होता है, मेरी बात समझ में आ गई है। भैया आप लोगों ने कभी भी 1.5 GB का पेन ड्राइव नहीं सुना होगा, या तो आपने सुना होगा 1 GB पेन ड्राइव, या 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16, 32, यही तो होते हैं आपके। ऐसे आपने कुछ अलग से नहीं सुना होगा कि 40 GB का पेन ड्राइव है, 17 GB का पेन ड्राइव है। सिंगल मेमोरी तो यही होती है। पर सर मेरे एक छोटू सा डाउट हो रहा है, मेरे फोन में तो 6 GB रैम है, वो कहां से आ गई? तो बेटा वो 6 GB रैम है तो आपके फोन में 4 प्लस में 2 इस तरीके से बनाई है, वो अकेली 6 GB नहीं है, वो ऐसे है मर्ज करके, एक 4 की है और एक 2 की है। सर मेरे फोन में तो 12 GB की रैम है, कोई बात नहीं है, वो 12 है तो वो कैसे बनी है, 8 प्लस में 4 करके 12 बनी है, ऐसे सिंगल नहीं बनी है वो। मेरी बात समझ पा रहे होंगे ना आप लोग। तो सिंगल मेमोरी जब भी कोई होगी कंप्यूटर के अंदर तो यही वाली हो सकती है जो मैंने आपके आगे रखी है, 1 है, 2 है, 4 है, 8, 16, 32 ऐसे ही। आपने सर कहा कि उत्तराखंड के कलर के पेपर में क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था बताना। देखो क्वेश्चन ये पूछा था कि इनमें से वैलिड मेमोरी साइज कौन सा है ये बताइएगा। क्वेश्चन उन्होंने किया था इनमें से वैलिड मेमोरी साइज जो है ना वो कौन सा है। तो पेपर का पहला ऑप्शन था उसके अंदर आपका क्या, 17 GB। दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था 40 GB का, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था 32 GB का, और चौथा ऑप्शन उन्होंने दिया था 1.5 GB का, ठीक है ना। इनमें से बताइएगा सिंगल वैलिड मेमोरी साइज कौन सा है। मेमोरी का एक ही वैलिड साइज पूछा है इन्होंने, 17, 40, 32, 1.5 बताना बहुत आसान है। अब तो क्या मुश्किल है आपके लिए, अब तो आप तुरंत कह रहे हो सर 32 GB है, बस बात ही खत्म, क्योंकि पता लग गया ना, है तो ये भी मेमोरी सारी मेमोरी है, जोड़ तोड़ करके आप बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी सारी की सारी ये।
लेकिन सिंगल वैलिड मेमोरी साइज दिया था तो आपका आंसर 32 रहेगा। होपफुली आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ये क्यों 1024 होता है, ये क्यों आपका स्टैंडर्ड माना गया है, आप चीज समझ गए होंगे इस चीज को। बहुत अच्छी बात, अगर समझ गए हैं तो थंब प्रेस करके बता दो कि हाँ चीजें सर मुझे समझ में आ चुकी है। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं और आगे अब आपको मैं जब छोटी मेमोरी बता चुका हूं तो लास्ट तक लेके चलता हूं, कहां तक जाती है ये बातें। अगर मैंने 1024 बाइट, चलो इसको मैं यहां पे तो रखता हूं, छोड़ता हूं, इस जगह पे बताता हूं आपको मैं, ठीक है, थोड़ा एरिया ज्यादा मिल जाएगा लिखने के लिए। ठीक है जी, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 1024 बाइट लिया था मैंने तो मेरा क्या बन गया था जी, 1 KB यानी कि किलो बाइट बन गया। 1024 अगर मैंने किलो बाइट लिया तो बन जाएगा 1 MB यानी कि मेगाबाइट। 1024 अगर मैंने मेगाबाइट लिया तो बन जाएगा 1 GB यानी कि गीगाबाइट। 1024 अगर मैंने गीगाबाइट लिया है तो बन जाएगा 1 TB यानी कि टेराबाइट। 1024 अगर मैंने टेराबाइट लिया है, TB लिया है तो बन जाएगा 1 PB बोले तो आपका क्या होगा जी, पेटाबाइट होगा। 1024 अगर मैंने पेटाबाइट लिया है तो बन क्या जाएगा जी, 1 EB बन जाएगा। EB का मतलब क्या होता है जी, आपका एक्साबाइट। 1024 अगर मैंने एक्साबाइट लिया बेटा तो बन क्या जाएगा, 1 YB बन जाएगा यानी कि आपका योटाबाइट, नहीं सॉरी, योटाबाइट से पहले बनता है जीटाबाइट, ठीक है ना। 1024 अगर मैंने लिया है एक्साबाइट तो बन जाएगा 1 ZB। ZB का मतलब होता है जी आपका जीटाबाइट। 1024 अगर मैंने जीटाबाइट लिया है तो बन जाएगा 1 YB, मतलब आपका क्या होगा जी, योटाबाइट। 1024 अगर 1024 योटाबाइट लिया है मैंने तो बन जाएगा 1 BB, मतलब ब्रॉन्टोबाइट, ठीक है ना, ब्रॉन्टोबाइट। और अगर 1024 मैंने ब्रॉन्टोबाइट लिया है तो बन जाएगा 1 GEOUP जियोपोबाइट। और यही होता है डियर आज तक के इस लिस्ट में सबसे मैक्सिमम साइज मेमोरी का। इसको आप कहते हो 2 का पावर 10, ये होता है 2 का पावर 20, ये होता है आपका 2 का पावर 30, ये होता है आपका ये बच गया ना, हाँ, 2 का पावर 40, ये 2 का पावर 50, ये 2 का पावर 60, ये 2 का पावर 70, ये 2 का पावर 80, ये 2 का पावर 90 और ये 2 का पावर 100, ठीक है ना जी। और ये है मेरे प्यारे बच्चों मेमोरी की इस जिंदगी के अंदर सबसे लास्ट वाला सेक्शन जो आपको याद रखना है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, लिखिएगा कि हाँ सर ये चीजें हैं, ठीक है ना। तो समझ गए हैं आप लोग, इसको अच्छे से समझ ही गए होंगे आपको, ठीक है ना। समझ गए बेटा आप लोग। चलो जी, ये चीज समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलो जी, समझ गए तो और अच्छी बात है चीजें। अगर आप लोगों को कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स लेना है तो एप्लीकेशन पे जाइएगा, स्टार IQ एप्लीकेशन पे मिल जाएगा डियर, आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा डियर आपको, ठीक है, थ्योरी का। और 1 महीने के अंदर पूरा होगा, अगले 8 से 10 दिसंबर के बीच में पूरा बैच हो जाएगा आपका ग्राम सचिव कंप्यूटर का वो कंप्लीट, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई है कि नहीं आई बताइएगा, अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, बस आपको एक लाइन में रिवाइज करवा दूंगा तो हो भी जाएगी, ठीक है ना। क्या ये कंप्यूटर की मेमोरी को आप लोग क्या कहते हो, स्मृति कहते हो। सबसे पहले आपके आगे आएगा यूनिट आएगा, ठीक है ना। तो यूनिट आप लोग लेते हो, 1 बिट लेते हो, 1 बिट से छोटा कंप्यूटर की जिंदगी में कुछ नहीं होता। 1 बिट मतलब बोले तो 2 का पावर 0 होता है आपका, सही है सर, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद में 4 बिट है, 4 बिट को आप लोग 1 निब्बल के नाम से पुकारते हो, ठीक है ना। 8 बिट को आप लोग 2 निब्बल कह सकते हो या 1 बाइट भी कहो तो कोई मना नहीं है। यहां पे आप देखोगे तो हाफ बाइट है, हाफ बाइट का 4 बिट या 1 निब्बल भी होता है, ये भी समझ गए आप लोग। 1024 बाइट का किलो बाइट होता है, 1024 क्यों लिया ये समझा दिया। उसके बाद में आप अब मेरे साथ साथ लयबद्ध तरीके से सबको याद करिएगा, क्या कि बाइट का किलो बाइट, 1024 बाइट का किलो बाइट, किलो का मेगा, मेगा का गीगा, गीगा का टेरा, टेरा का पेटा, पेटा का एक्सा, एक्सा का जीटा,
जीटा जीटा का, योटा योटा का, ब्रोंटो ब्रोंटो का, जियोप। बोलो ना मेरे साथ, सारे के सारे बोलो, याद करो, रिवाइज करो, जरूरी है आपके लिए। क्या पहले आएगा? किलो किलो का, मेगा मेगा का, गीगा गीगा का, टेरा टेरा का, पेटा पेटा का, एक्सा एक्सा का, जीटा जीटा का, योटा योटा का, ब्रोंटो ब्रोंटो का, जियोप। फिर बोलिएगा, क्या बोला सर ने? किलो किलो का, मेगा मेगा का, गीगा गीगा का, टेरा टेरा का, पेटा पेटा का, एक्सा एक्सा का, जीटा जीटा का, योटा योटा का, ब्रोंटो ब्रोंटो का, जियोप। अब स्पीड से बोलते हैं एक बार हम लोग इसे, ठीक है ना? इसी क्षण याद करना है आपको, ठीक है ना? क्या बोला सर ने? किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, योटा, ब्रोंटो, जियोप। बोलना है आपको, आपको उसकी कसम है, सबको देख लेना, वरना नहीं बोला तो उसको आज ही बुखार हो जाएगा, ठीक है ना? तो बोलना है सबको चुपचाप अभी, ठीक है ना? मतलब चुपचाप बोलने का सेंस कि या तो मन में बोलना है, और अकेले बैठे हो तो मारो चिल्लियां, कोई चक्कर नहीं है। किलो किलो का, मेगा मेगा का, गीगा गीगा का, टेरा टेरा का, पेटा, एक्सा, जीटा, योटा, ब्रोंटो, जियोप। स्पीड से याद करना है, अभी इसी क्षण याद करके छोड़ना है। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, योटा, ब्रोंटो, जियोप। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा, योटा, ब्रोंटो और जियोप। ऐसे आप जब 3-4 बार बोलोगे तो आपके जुबान पे चढ़ जाएंगे। टिप्स पे याद हो ना हो, पेपर में अगर ये आएंगे कहीं ना कहीं तो आप बता दोगे। मकसद मेरा यही है कि आप पेपर में ठीक कर दो। टिप्स पे याद करो ना करो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, पेपर तक याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना? चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, फिर स्लाइड को साफ करते हैं हम लोग, ठीक है ना? और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली क्लास को सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है डियर? चलिए डियर, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह रख लिया होगा ना आप लोगों ने जी। अब अगली बात आएगी थोड़ी सी ज्यादा महत्वपूर्ण। अच्छा, एक बात और है, चलो यहां तक ही 2-4 न्यूमेरिकल टाइप से कुछ करवा देते हैं आपको, हाँ ठीक है ना? कुछ न्यूमेरिकल चीजें करवा देते हैं आपको, कि हो सकता है आपके पेपर में कहीं बेसिक कन्वर्जन्स आ जाए न्यूमेरिकल्स के, तो वो भी आपको सिखा देते हैं। चलो जी, न्यूमेरिकल कन्वर्जन्स करवाते हैं आपको अगर हम, तो क्या करवाएं? आपके पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा, क्या जी? 1 TB, ऐसे ब्लैंक्स 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 दे दिया, और उसके बाद में कहा जाएगा कि कन्वर्ट करके दिखाओ 1 KB। ऐसा आपके आगे एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, 1 TB ब्लैंक्स और कन्वर्जन सा है आपके आगे कि KB में इसको आप कन्वर्ट करके बताइएगा। तो बताइएगा, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल तो नहीं है बताना। कैसे बताते हैं इसको आप लोग? बहुत आसान है। आपको करना क्या है, इधर से इधर तक पहुंचना है, ठीक है ना? आपको KB से TB तक पहुंचना है। और कैसे पहुंचोगे देखिएगा आप लोग, पहुंचना मुश्किल नहीं है। KB की बात अगर आप लोग करते हो यहाँ पे, तो आपके पास में KB to TB जाना है। तो देखो, अगर आपने 1024 KB लिया है तो आपका बन जाएगा 1 MB, यानी कि मेगाबाइट बन जाएगा। बोलो सही बात है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। 1024 अगर आप लोगों ने मेगाबाइट लिया है तो आपका बन जाएगा 1 गीगाबाइट बन जाएगा, GB बन जाएगा। 1024 अगर आप लोगों ने गीगाबाइट लिया है तो बन जाएगा 1 TB टेराबाइट बन जाएगा। बोलो आप किलोबाइट से टेराबाइट तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहले बताओ, ये चीज मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है सर, अभी तो आपने समझाया था, तो कैसे मुश्किल हो सकती है? सेम ही चीज तो है, आगे पढ़िए यही, आगे पढ़िए यही, तो कोई खास दिक्कत ही नहीं है। ठीक है सर, समझ गए। तो भैया इसमें कितनी बार 1024 का प्रयोग किया आपने? 3 बार किया है। आपको करना क्या है, आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ये ढूंढना है 1024 गुणा में 1024 गुणा में 1024, बस दैट्स इट। यही आपका एक प्रॉपर तरीके का क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, हो गया अब आज का। आपको बस यही आंसर ढूंढना है, आपको सॉल्व नहीं करना, आप मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं फिलहाल के लिए, तो आप 1024 बस बात खत्म हो गया, आपका काम खत्म हो गया, है ना। तो यही चीज है, आपको यहां से चीजें समझ लेनी थी, हो गया। अगर सर यहां इसके बजाय कुछ और क्वेश्चन होता, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेरे आगे लिखा होता क्या, 1 PB लिखा होता, 1 PB पेटाबाइट, और ऐसे कुछ करके ना ब्लैंक्स देके दे दिया होता GB यहां पे,
तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। यहां से यहां तक जाने के लिए कितनी बार 1024 लगेगा, बस वही आंसर है। देखो गीगाबाइट से पेटाबाइट पे आने के लिए आप कितनी बार लगा रहे हो, 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट बनता है, तो मतलब आप 1024 एक बार यूज कर लिया, 1024 टेराबाइट का 1 पेटाबाइट होता है, दूसरी बार भी यूज कर लिया, लो जी आपका 2 बार आ गया, आंसर हो गया, ये बात ही खत्म हो गया, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं मैं, वर्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल ही दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसी बिहाफ पे एक सवाल और कर दीजिएगा। सर ने लिख दिया है 1 जीटाबाइट और यहां कर दिया 1 MB मेगाबाइट। बताओ कितनी बार 1024 आप इसमें लिखने वाले हो। मैं वेट कर रहा हूं, आपके कमेंट सेक्शन को देखने की कोशिश कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। मेरी साइड से सभी बच्चों को राधे राधे है, ठीक है ना, और नमस्कार भी है, तो इसका आप आंसर दीजिएगा सभी के सभी, मैं देख रहा हूं। सर बेस्ट क्लास है, धन्यवाद जी, राम राम सभी को, राम राम। सभी कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं एप्लीकेशन पे, बस दिक्कत है कि क्लासेस डिले हो रही है, 1-2 क्लासेस उनमें आगे पीछे हो रही है, कारण थोड़ा सा मुझे फीवर हो रखा है। अभी भी क्लास ले रहा हूं पर थोड़ी तबीयत खराब है, फिलहाल ही दवाई लेके ही पढ़ा रहा हूं। अगर ना पढ़ाता तो आप कह देते कि सर क्लास स्टार्ट कर दी, पढ़ाया है ही नहीं, हमें हमारे पेपर आ रहे हैं, बुखार है तो आपको है, हमारा तो पेपर है, हमें तो पढ़ाइए। राधे राधे जी, आंसर तो दे दो मुझे आप लोग, राधे राधे तो ठीक है जी, चल गई राधे राधे। नया कैमरा ले लिया सर जी, हाँ जी कैमरा तो नया ले लिया भाई, चलो जी ठीक है। कईयों ने जवाब दिए हैं 1024, किसी ने 5 बार लिखा है, ठीक है ना। मैं भी देख लेता हूं कि मेरा भी आंसर क्या आता है, ठीक है ना। तुम्हारा तो ये आ गया सही, मेरा ठीक है कि नहीं आंसर। मुझे मेगाबाइट मुझे यहाँ ही कर लेना है, क्यों दूर जाऊं मैं। हाँ चलो आपको समझाने के लिए यहाँ कर देता हूँ, दिख रही है, बिल्कुल दिख रहा है। 1024 मेगाबाइट का बनता है 1 गीगाबाइट बनता है, सही है। 1024 गीगाबाइट का बनता है 1 आपका टेराबाइट, ठीक है सर। 1024 टेराबाइट का बनता है 1 पीबी पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट का बनता है जी 1 एक्साबाइट ईबी, ठीक है सर। 1024 एक्साबाइट का बनता है आपका क्या, एक जीटाबाइट, एक्साबाइट के बाद में जीटाबाइट, हाँ जी सही है। तो कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है जी। पांचों को आप गुणा में लिखना है, 1024 गुणा 1024 गुणा 1024 गुणा 1024, 1 2 3 4 1024 गुणा, चलो ये मान लो, ठीक है, हो गया। बस समझ आप गए होंगे, समझ अगर गए हैं तो मैं समझाना ही चाहता था। इतने लेवल में इतने ही सवाल बनते थे, वो आपके आगे कर दिए हैं। बाकी एमसीक्यू करवाऊंगा तो थोड़ा और अंदाजा लग जाएगा कि हाँ सर ये एमसीक्यू के हैं क्वेश्चन और ऐसे ऐसे जवाब मुझे देना होगा, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ, थ्योरी के अंदर और आ जाता हूँ, न्यूमेरिकल पोर्शन से निकल के, और देखते हैं हम लोग थ्योरी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। कंप्यूटर की थ्योरी में हम लोग टाइप्स पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का आपका कंप्यूटर, इसमें सॉरी कंप्यूटर के मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी स्टोरेज में फ़र्क क्या होता है, और रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, कैश क्या होती है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर क्या होते हैं, फ्लैश मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क क्या है, सीडी क्या है, डीवीडी क्या है, पेन ड्राइव, बीआरडी, एचवीडी, डिस्क, सेक्टर, ट्रैक, मैग्नेटिक टेप, कार्टेज टेप, ये सारी कहानियाँ आगे की सीक्वेंस में जुड़ेगी। हाँ आप लोग जो है ना अपने दोस्तों तक शेयर जरूर किया करें, इतना तो आप कम कर ही सकते हैं, है ना। कोर्स को लाइक भी कर दिया करें आप लोग। चलो दोस्तों आगे की बात आपके आगे है, कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप्स आपको देखने हैं अभी, ठीक है ना। क्या टाइप्स ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर के मेमोरी के प्रकार, हिंदी में इसको आप लोग कहोगे क्या, स्मृति के प्रकार, ठीक है जी, ठीक है सर। स्मृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी, अच्छी बात है, ये तो चीज़ दिख गई, हमें दिख गई। अब 2 टाइप की होती है जी, सही बात है, 2 टाइप की है। पहली टाइप कौन सी है गुरुदेव, सबसे जो पहली टाइप है आपकी इसके अंदर, उस टाइप का नाम होता है, अच्छे से पता है आप लोगों को, PRIMARY, प्राइमरी
मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। इसको आप लोग हिंदी में क्या कहोगे? इसको आप लोग हिंदी में कहोगे प्राथमिक स्मृति, ठीक है ना। इसको आप लोग हिंदी में कहोगे प्राथमिक स्मृति, ठीक है सर। प्राथमिक स्मृति हो गया। दूसरी कौन सी है जी? दूसरी आपकी होती है जी सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को आप लोग हिंदी में क्या कहोगे जी? इसको आप लोग कहोगे द्वितीयक स्मृति, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, एक आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और एक आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। प्राथमिक और द्वितीयक हो गई है दोनों, ठीक है सर जी, समझ में आ गई ये बात। तो अभी हमें अब दूसरी बात समझाना चाहता हूं आपको मैं। क्या बात समझानी है? समझानी ये है अगली बात कि प्राइमरी मेमोरी के कई सारे नाम होते हैं। जैसे कि प्राइमरी मेमोरी को आप लोग मेन मेमोरी भी कहा करते हो, ठीक है ना, मेन मेमोरी भी कहते हो इसको आप लोग, ठीक है सर। इसी प्राइमरी मेमोरी को, मेन का मतलब हिंदी में होता है डियर मुख्य स्मृति, ठीक है ना, मुख्य स्मृति इसको कहते हो आप, ठीक है सर जी। दूसरी बात, इसको आप लोग कोर मेमोरी भी कहा करते हो। कोर का मतलब भी मुख्य सा ही होता है और कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। और इसका और कोई नाम होता है? हाँ जी, इसको आप लोग ना सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहा करते हो, ठीक है ना। सेमी कंडक्टर मेमोरी के नाम से भी इसको आप लोग जानते हैं। इसके अलावा कोर मेमोरी, सेमी कंडक्टर मेमोरी, इसको आप इंटरनल मेमोरी भी कहा करते हो। इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी का मतलब होता है जी आंतरिक स्मृति, ठीक है, आंतरिक स्मृति के नाम से जानते हो इसको आप लोग। और सेमीकंडक्टर मेमोरी को आप लोग कहा करते हो अर्धचालक स्मृति, ठीक है ना, इसको आप लोग कहा करते हो अर्धचालक स्मृति, ठीक है सर। और कोई नाम सर इसके? हाँ जी, और इसको आप लोग कहे कर सकते हो क्या? सिस्टम मेमोरी, सिस्टम मेमोरी, सिस्टम तो हिंदी में सिस्टम ही हो गया। और इसको क्या कह सकते हो? और इसको आप सिलिकॉन मेमोरी भी कहा करते हो। सिलिकॉन की बनी होती है ना, इसलिए आप लोग सिलिकॉन कह सकते हो। और इसके नाम दे सकते हो आप लोग, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, मदरबोर्ड मेमोरी, ठीक है ना, मदरबोर्ड मेमोरी, ठीक है ना, मदरबोर्ड मेमोरी भी इसको आप लोग कहा करते हो। तो इतने सारे नाम होते हैं। हाँ जी सर, इतने सारे नाम होते हैं आपके प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, कोर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सिस्टम मेमोरी, सिलिकॉन मेमोरी या मदरबोर्ड मेमोरी। ये सारे इसी के ही नाम हैं, आपको ये याद रखने हैं, ठीक है सर। सेकेंडरी मेमोरी है, इसके कितने के नाम है सर? इसके नाम कोई ज्यादा नहीं है। इसके नाम क्या है? एक तो इसको सेकेंडरी कहोगे, अगर वो इंटरनल है तो ये क्या होगी जी? ये आपकी हो गई है एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है ना, इसको आप लोग एक्सटर्नल मेमोरी का नाम दोगे। वो आपकी अगर आंतरिक स्मृति है तो इसको आप लोग हिंदी में क्या कह दोगे? बाह्य स्मृति का नाम देने वाले हो। ये आंतरिक है और ये क्या होगी जी? आपकी बाह्य स्मृति हो गई, ठीक है सर, समझ में आ गई बात। दूसरी बात आपको क्या कहनी है? दूसरी बात आपको ये कहनी है यहाँ पे, इसी को आप लोग बैकअप मेमोरी का भी नाम देने वाले हो, ठीक है ना, बैकअप। हिंदी में बैकअप को आप बैकअप ही कह दीजिएगा, चल जाएगा। बैकअप, बैकअप जानते ही होंगे आप लोग। अच्छा सर, इसी के लिए आप लोग एक शब्द यूज कर देते हो सेकेंडरी के लिए, इसको आप ऑक्स मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी कि इसको आप लोग सहायक स्मृति के नाम से काम लिया करते हैं। ऑक्सिलरी यानी कि सहायक स्मृति। गाड़ी के अंदर आप लोगों ने याद है एक ऑक्स केबल लगाते हो आप लोग, है ना, ऑक्स केबल लगा के फिर आप लोग गाने वाने बजाते हो, है ना, तो वही है आपकी ऑक्स यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। ये इनके टाइप्स के नाम हैं। और सर ये क्यों बताए हैं? कहीं कभी किसी पेपर में आए हैं क्या? बिल्कुल आए हैं। 17 तारीख का पेपर था रेडियोग्राफर का, 17 जुलाई 2021 का। उसमें पूछा ही गया था प्राइमरी मेमोरीज ऑल्सो नोन एज, उसका आंसर था इंटरनल मेमोरी। उनमें से इंटरनल ऑप्शन आया था, कोई भी आ सकता है, सारे ही आंसर ठीक हैं आपके, ठीक है ना। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी के टाइप्स और इनके केवल नाम इतने इतने हैं ये वाले। अब कुछ और बताने वाली बात है सर इसमें? बिल्कुल बताने वाली बात है। बताने वाली बात ये है आपकी, 2 वर्ड है मेरे आगे फिलहाल के लिए। एक वर्ड है कंप्यूटर में मेमोरी, एक वर्ड है स्टोरेज। अब ही तो सारी बात स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। अब बड़ी बात समझने वाली है, इसको ध्यान से देखना आप लोग कि क्या है ये समझने वाली बात। ढंग से देखो, ढंग से सीखो इसको फिलहाल आप लोग। क्या है सर समझने वाली बात? एक वर्ड मैंने लिखा है कंप्यूटर में मेमोरी, ठीक है जी, और एक वर्ड मैंने लिखा है स्टोरेज।
दो शब्द मैंने लिखे हैं, तुम्हें दिख गया स्टोरेज? स्टोरेज लगता है आउट ऑफ रेंज हो गया, ठीक है ना, स्टोरेज थोड़ा सा ऊंचा लिख दिया, स्टोरेज अब दिख गया। हाँ जुगाड़ सही है जी, दिख तो गया, वो ठीक है कोई बात है, जुगाड़ सही दिखा है, कोई ना, दिख तो गया ना, काम आ जाएगा। एक वर्ड है स्टोरेज, एक वर्ड है आपका यहाँ पे क्या, मेमोरी, दो शब्द है। ये व्हाइट बोर्ड टेढ़ा लग रहा है, और कोई बात नहीं, अब लाइव क्लास में क्या हम लोग इसके साथ खुरापाती करेंगे, फिलहाल तो पढ़ा देते हैं। एक मेमोरी है और एक हमारे पास में स्टोरेज है, दो वर्ड है हमारे पास में। ये कौन से टाइम का अलार्म बजा भाई? रात को 8 बजे का अलार्म। हाँ जी, तो अब बात करते हैं हम लोग मेमोरी और स्टोरेज का, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। इसकी जो पहली लाइन है आपकी, ये शब्द कंप्यूटर में, ये शब्द कंप्यूटर में केवल प्राथमिक स्मृति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। समझ गए बात? ये वर्ड केवल ऐसा है जो कंप्यूटर के लिए प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज में लाया जाता है, ठीक है ना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है सर ने, इसको एक्सप्लेन मैं अभी करता हूं दूसरी बात को लिखने के बाद में। ये शब्द कंप्यूटर में केवल सेकेंडरी मेमोरी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। समझ गए दोनों में फर्क आप लोग? अब सर पेपर में कोई क्वेश्चन इनका बिल्कुल भारी भारी सवाल बने हुए हैं क्या, कि कंप्यूटर में मेमोरी शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? कंप्यूटर में मेमोरी वर्ड किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो मेमोरी वर्ड केवल प्राइमरी मेमोरी के लिए, मेन मेमोरी, कोर मेमोरी, सेमीकंडक्टर, इंटरनल, ये आपकी इंटरनल मेमोरी, सिस्टम मेमोरी, सिलिकॉन मेमोरी या आपकी मदरबोर्ड मेमोरी। कंप्यूटर में स्टोरेज वर्ड किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कंप्यूटर में स्टोरेज वर्ड जो है ना वो लाया जाता है प्रयोग में किसके लिए? सेकेंडरी मेमोरी के लिए, या एक्सटर्नल के लिए, या बैकअप के लिए, या ऑक्सिलरी के लिए। दोनों को ध्यान में रखना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी के लिए मेमोरी होता है, ये मेमोरी वर्ड होता ही केवल इसके लिए, स्टोरेज वर्ड होता ही केवल इसके लिए है। एक लाइन तुम समझ गए तो आप लोग जो है ना थंब प्रेस करके बता दो हाँ गुरुजी समझ गए। दूसरी बात भी समझा देते हैं आपको, वो क्या है? दूसरी बात ये है, ये मेमोरी या ये स्मृति केवल जब प्रोसेस हो रही होती है तब ही प्रयोग में लाई जाती है। जहां पे हिंदी बन सकती है वहां जरूर बताऊंगा, जहां हिंदी होगी नहीं वहां करूं क्या। वैसे तो बाइलिंगुअल चलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये मेमोरी उसी टाइम में यूज होती है जब प्रोसेसिंग चल रही होती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ड्यूरिंग प्रोसेस आर मेमोरी इज यूज्ड। प्रोसेस जब चल रही होती है तब हमारी मेमोरी इस्तेमाल में ली जाती है। ड्यूरिंग प्रोसेस, प्रोसेस के दौरान जो है ना वो मेमोरी यूज होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस, जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब स्टोरेज का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए भी आप लोग लिख सकते हैं क्या जी? दूसरी बात है, जब प्रोसेस पूरा हो जाता है तो स्टोरेज का यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है।
अब मेरे ख्याल से आप बहुत ही सीधे तरीके से समझ गए, बेवकूफ़ तो आप हैं नहीं, समझ तो हर कोई जाएगा, बस याद करने की कोशिश करनी है फिलहाल आपको। क्या जी, कि जब कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा प्रोसेसिंग में होता है, जब डेटा प्रोसेस हो रहा होता है, प्रोसेसिंग में चल रहा होता है, उस टाइम पे आप लोग मेमोरी का इस्तेमाल कर रहे होते हो। जब कोई प्रोसेस पूरी हो जाती है तब आप स्टोरेज का इस्तेमाल करते हो। गुरुजी ये बात तो लिखने की थी, समझ में तो आ ही गई है, थोड़ा प्रैक्टिकल एक आध एग्जाम्पल दे दो, जल्दी पल्ले पड़ जाएगी। चलो बेटा वो भी काम कर लेते हैं। मान लेते हैं आपने सीपीयू को कहा 4 जमा में 5 कर दे, ठीक है ना। सीपीयू को आपने ये इंस्ट्रक्शंस दे दी, एक इनपुट दे दी आपने कि 4 में तू 5 जोड़ के दिखा, अगर तेरे में दम है तो। सीपीयू कहेगा ले भाई ये कौन सी बड़ी बात है मेरे लिए, मैं तो ये काम एक पल में कर दूंगा, चुटकियों में कर दूंगा, कर देना फिर तू। अच्छा वो सीपीयू करेगा क्या, पहले 4 को लेगा, ले लिया, फिर अब 5 को लेगा, रख लिया, फिर पहले 4 को लिया सॉरी, फिर उसके बाद में प्लस को लिया, फिर उसने 5 को लिया, तीनों को लिया तब अपने पास में रखा तो सही ना, बात को ध्यान दे रहे हो। पहले इसने लिया क्या, 4 को लिया, फिर इसने प्लस को लिया, और अब इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है 5 को लेके फिर बाद में, ठीक है ना। पहले 4 फिर प्लस फिर 5 लिया, तीनों को आपस में जोड़ने। जब थोड़ी देर के लिए लिया तो रखा तो सही ना, थोड़ी देर के लिए लिया तो रखा तो सही ना। उतनी देर के लिए आप लोगों को रखने के लिए जब मेमोरी चाहिए होती है ना, तो आपकी जो है ना यही यूज होती है प्रोसेसिंग के दौरान। और 4 और 5 आपने जोड़ के 9 कर दिया, 5 और 4 9 हो गया आपका। सही है सर, समझ में आ गई, 9 हो गया। अब ये 9 लो पकड़ो भी तुम्हारा, कहां रखना चाहते हो, हम रखेंगे स्टोरेज के अंदर लाके रख देंगे, कोई बात ही नहीं है। ये बात पल्ले पड़ गई ना। हलवाई मिठाई बना रहा है, ठीक है ना, बूंदी बना रहा है, जलेबी बना रहा है, कुछ भी मैदा लिया है, उसने लिया है तो थोड़ी देर के लिए रखा है कपड़े में, फिर उसने जलेबी बनाई, थोड़ी देर के लिए जलेबी बनाने वाली कढ़ाई में रखा है उसने, उसके बाद में निकाला है, जलेबी बना के लो भाई रखो, तुम जहां मर्जी रखना चाहते हो, पेट में रखो, घर में रखो, मकान में रखो, दुकान में रखो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, कहीं मर्जी रखो। लेकिन जब बना रहा था तब तो उसने कढ़ाई में भी रखा, चाशनी वाली कढ़ाई में भी रखा, अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए हर जगह प्रोसेस करी। जब प्रोसेस कर रहा है वो उसकी वो मेमोरी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस पूरी कर चुका है, लो भाई तुम कहीं मर्जी रखो इसे। बात पल्ले पड़ी, बोलो हाँ या ना, सब समझ में आ गई है तो थंब प्रेस कर दीजिएगा। एक बात और भी हो सकती है इन दोनों में डिफरेंस की, वो ये है इट इज वेरी क्लोज टू कंप्यूटर, ठीक है ना। क्या है जी, इट इज वेरी क्लोज टू कंप्यूटर, इंग्लिश में लिख रहा हूं पर समझ जाओगे। इट इज वेरी क्लोज टू कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के बहुत करीब होती है, ये बात अगर लिख रहा हूं तो समझ ही गए होंगे आप लोग। और जब मैं इसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इट इज वेरी क्लोज टू यूजर, इट इज वेरी क्लोज, इट इज वेरी क्लोज टू यूजर, ठीक है ना, यूजर। अब दोनों में थोड़ा सा और फर्क बता दो गुरुजी क्या है। वही मैं जलेबी का एग्जांपल ले लेता हूं, कंप्यूटर के क्लोज, हलवाई के क्लोज बहुत ही, जब वो बना रहा था तब तो उसी के कब्जे में थी, ठीक है ना। लेकिन जब उसने बना के तुम्हें दे दी, हाँ वो तुम्हारे ही कब्जे में है, हलवाई के कब्जे में नहीं है, पता नहीं तुमने कहाँ जाके रख दी। हाँ ठीक है वो देखने के लिए जा सकता है वगैरह वगैरह, लेकिन कब्जे में उसके नहीं है, कब्जे में अब वो तुम्हारे है ही। जब प्रोसेस चल रहा होता है तब ये मेमोरी सीपीयू के पास बहुत रहती है, चुगली करने के लिए, कानाफूसी करने के लिए उधर ही रहती है ये। लेकिन जब प्रोसेस पूरा हो चला होता है तब आपका जो है ना स्टोरेज काम आता है आपका। ये बात तुम्हें समझ में आई है कि नहीं आई है? गुरुजी समझ में आ गई है तो एक बार थंब प्रेस करके बता दो ना मुझे कि हाँ सर मुझे बिल्कुल ठीक ढंग से पल्ले पड़ गई है। तुम इसे 1 मिनट के लिए नोट करो, ठीक है डियर, और मैं मार्कर की इंक डाल के लेके आता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा फीका चल रहा है, 1 मिनट का मुझे वक्त देना, तब तक तुम लोग जो है ना इसको नोट कर लो कॉपी के ऊपर अच्छे से। भी आया
चलो जी, लिया होगा आपने, ठीक है। मार्कर इंक मेरे पास थी नहीं, दुकान से लेने चला गया था मैं। ठीक है मेरे लाल, हरे पीले जो भी है वो आप मिटाते हैं और अगली बात आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इसको रिवाइज करवा दूं, एक बार करवा देते हूँ। प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, दो टाइप हो गए हैं। एक मैन मेमोरी, मेन का नाम, दूसरा कोर, सेमीकंडक्टर, इंटरनल सिस्टम, सिलिकॉन और मदरबोर्ड। इसके इतने सारे नाम हो गए, ठीक है। इसको आप एक्सटर्नल भी कहते हो, इसको बैकअप भी कहते हो, इसको आप ऑक्सिलरी भी कहते हो। इस मेमोरी वर्ड केवल प्राइमरी के लिए यूज होता है, स्टोरेज वर्ड होता है सेकेंडरी के लिए यूज। जब डेटा प्रोसेस में हो रहा होता है तब इसका यूज होता है, प्रोसेस पूरी होने के बाद में इसका होता है। ये कंप्यूटर के बहुत पास होती है, ये हमारे बहुत पास होती है। चलिए जी, अब बात करते हैं हम लोग इनकी बारीकियों की बात करते हैं हम लोग डिटेल से। अभी सीपीयू मेमोरी आनी बाकी है। इस प्राइमरी मेमोरी के अंदर का एक पार्ट और भी है जिसको आप लोग सीपीयू मेमोरी या प्राइमरी का कह दो या थोड़ा अलग से कह दो, जिसमें कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी ये आते हैं। वो आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी वगैरह पढ़ाऊंगा तो अभी, लेकिन अलग से पढ़ाऊंगा। जी, अब अगली बात आती है प्यारे बच्चों ये कि प्राइमरी मेमोरी के कितने प्रकार होते हैं। खुद इनके टाइप्स भी हैं आपके, मतलब प्राइमरी मेमोरी टाइप्स, ठीक है सर। इनके कितने टाइप होते हैं सर? इनके दो टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन सा है जी? पहला टाइप होता है डियर आपका वोलाटाइल मेमोरी। दूसरी कौन सी होती है सर? दूसरी होती है बेटा आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। एक होती है वोलाटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी को आप लोग कहा करते हो हिंदी के अंदर अस्थिर स्मृति, और इसको आप लोग हिंदी में कहा करते हो स्थिर स्मृति। ये अस्थिर होती है, ये स्थिर होती है, मतलब ये फिक्स नहीं होती है और ये फिक्स होती है इसके अंदर आपकी, ठीक है सर, समझ गई ये बात। अब प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप हो गए, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल, ठीक है सर। सर इसका मतलब बता देते क्या होता है? बड़ा आसान है बताना। ये मेमोरी क्या होती है, थोड़ी सी दो लाइन समझो, फिर उसके बाद में इसका मतलब बताता हूं कि इसका पर्टिकुलर मीनिंग लिखने वाली क्या बात है। ये मेमोरी वो होती है जब तक अगर इस मेमोरी में पावर रहेगी, ध्यान से सुनना कान खोल के बात को, कि जब तक मेमोरी में पावर रहेगी तब तक इसके अंदर डेटा बना रहेगा। सर ने क्या कहा? जब तक मेमोरी में पावर रहेगी तब तक इस मेमोरी में डेटा बना रहेगा, और जैसे ही पावर ऑफ हुई वैसे ही डेटा भी चला जाएगा। ये है बात इस वाली मेमोरी की, और यही बात मैं लिख देता हूं क्या, कि जब तक पावर ऑन रहेगी, तब तक डेटा भी रहेगा। जब पावर ऑफ हो जाएगी, ये आपके अगस्त के, जुलाई के, सितंबर के हर पेपरों में ये सवाल पूछा गया है। आप सारे पेपर एचएससी को उठा के देखो, आपको 10 पेपरों में से 4 पेपरों में ये सवाल यकीनन मिलते हैं, पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। बड़े ध्यान से समझना, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बस आपको फोकस रख के समझना है। जब तक पावर ऑन रहेगी तब तक डेटा भी रहेगा, जब पावर ऑफ हो जाएगी तो डेटा रिमूव हो जाएगा। बस ये बात है आपकी। जब तक पावर ऑन रहेगी तब तक डेटा भी रहेगा, जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगी, ठीक है ना, पावर ऑफ हो जाएगी वैसे ही डेटा भी जो है ना रिमूव हो जाएगा। ये एक पहचान होती है एक वोलेटाइल मेमोरी की, ठीक है ना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी की क्या पहचान होती है? चाहे पावर रहे ना रहे, चाहे
पावर रहे ना रहे, डेटा हमेशा रहेगा। पावर ऑफ होने पर भी, पावर ऑफ होने पर भी डेटा रिमूव नहीं होगा, नहीं होगा। और ये लाइन मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिखी है, एज इट इज़ लाइन। अभी मुझे पेपर तो याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा पेपर हुआ था, लेकिन उस पेपर में एज इट इज़ लाइन आई थी ये कि व्हेन पावर इज अनप्लग्ड देन मेमोरी देन डेटा कैन नॉट बी रिमूव, डेटा रिमूव किया ही नहीं जा सकता है, तो आपका डेटा उसमें फिर रहेगा वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। ये पावर के इनडिपेंडेंट है, ये पावर के डिपेंडेंट होती है। एक आधा एग्जाम्पल बता दो गुरुजी तो समझ में जल्दी आ जाएगी, है ना। तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल बता देते हैं यार आपको। इसका एग्जाम्पल है जी आपका फेवरेट यानी कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका एग्जाम्पल है जी अगेन आपका फेवरेट ही समझो आप लोग, इसका एग्जाम्पल है जी आपका रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? सर समझ में आ गई है। वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल आपने रैम बता दिया, नॉन वोलेटाइल एग्जांपल का रोम बता दिया। इसमें ना समझने वाली बात ही कौन सी है। ये जो मैंने लिखा है इसमें से कई बार क्वेश्चन आए हैं, एज इट इज क्वेश्चन आए हैं। आप भी अपनी कॉपी पे इसे लिखने का प्रयास करें, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका ये, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। ठीक है जी, चलिए जी, राधे राधे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना। चलो जी, सर आपके पास एलसीडी टीवी नहीं है क्या? ला दे मेरे भाई, है तो नहीं मेरे पास में, एलसीडी टीवी ले आ दे। दो टाइप की मेमोरी बता दी मैंने। एक मेमोरी कौन सी बताई है? वोलेटाइल। वोलेटाइल मेमोरी के अंदर आपकी इतनी सी ही बात है कि आपका पावर रहेगी तो ही डेटा रहेगा, जिसका एग्जांपल आपका बहुत ही बेहतरीन है। वही बेहतरीन एग्जांपल आपका रैम है ही है। और जैसे ही पावर ऑफ होगी तो डेटा आपका रिमूव हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है ना। और आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपको बता दिया है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर चाहे डेटा रहे लाइट रहे ना रहे, डेटा तो पक्का इसके अंदर रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। डेटा आपका बिल्कुल जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल इसका क्या हो गया जी? इसका एग्जाम्पल हो गया रोम। रोम बोले तो रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है ना। एक आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, एक आपकी रीड ऑनली मेमोरी है। अब सारी की सारी बात आएगी तो इनको समझाने की बात आएगी कि क्या है क्या नहीं है, इसको समझा देता हूँ डियर आपको मैं, ठीक है। चलो भाई बच्चा, इसको समझा देते हैं हम लोग। हाँ जी सरकार, अब बारी आती है बारी बारी इनको समझने की। और सबसे पहले आप लोग समझने की कोशिश करो जी, अपनी रैम को समझने की कोशिश करो। अरे बाप रे, मास्टर ने मार्कर ले लिया लाल। लाल तो दिखे को नहीं गुरु जी, ठीक है ना। चलो जी, रैम है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख जाए तो ये बहुत है। ये रैम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी जो रैम होती है आपकी, इसका फुल फॉर्म तो आपको अच्छे से पता है। रैम के दूसरा नाम भी है। रैम को आप लोग कहा करते हो क्या? वेटिंग रूम के नाम से पुकारा करते हो। रैम का जो दूसरा नाम होता है ना, वो होता है वेटिंग रूम, ठीक है ना। ये वेटिंग रूम होता है आपका। रैम को आप लोग और किस नाम से पुकारते हो? रैम को आप लोग वेटिंग रूम कहा करते हो। इंतजार करने वाला कमरा कह सकते हो इसको आप लोग, वेटिंग रूम हो गया ये हमारा। ये एक जो है ना वो टेम्परेरी नेचर की होती है जी। टेम्परेरी नेचर का मतलब क्या हो गया जी आपका? ये अस्थिर होती है। अस्थिर बोले तो आपका, अस्थिर बोले तो इसके अंदर तब तक ही डेटा रहेगा जब तक पावर रहेगी। जब डेटा पावर चली गई तो डेटा भी चला गया आपका, ठीक है ना। इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्पीड। इसको आप लोग, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्पीड, पार्ट ऑफ
कंप्यूटर स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड का एक हिस्सा माना करते हो इसको आप लोग कि ये कंप्यूटर की एक स्पीड का एक पार्ट होता है जी। ये भी बात आपको याद रहनी चाहिए। सही है सर, बात समझ में आ गई। ये वेटिंग रूम भी है, ये टेम्परेरी नेचर की होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर स्पीड, ये कंप्यूटर की स्पीड का भी एक हिस्सा है। और क्या बात है सर इसकी, और बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो रैम होती है आपकी, रैम के अंदर आपका डेटा कब तक कैसे काम कर लेता है, पार्ट कंप्यूटर स्पीड कैसे, मैं आपको सारे एग्जांपल देता हूं। चलो पहले आपका एक ले लिया है मैंने एग्जांपल से, हार्ड डिस्क ले ली है, HDD लिखा है, हार्ड डिस्क ड्राइव लिखा है। ध्यान से समझना, ये एग्जाम्पल समझ के आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाओगे, है ना। आपका एक मैंने ले लिया है CPU, ठीक है जी, ठीक है ना। CPU नहीं, यहाँ पे चलो ले लेते हैं आपका रैम, ये रैम हो गया आपका। और यहाँ पे आपका जो है ना वो ले लिया है, मान लेते हैं अपन ने CPU ले लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर ALU भी है, जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट भी है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों ही किसके भाग होते हैं, तो CPU के होते हैं वो, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो कभी भी CPU के पास में कोई भी डेटा आएगा तो पहले रैम में आके ही CPU के पास जाएगा, सीधा तो वो नहीं जाता है। देखो रैम क्या काम करती है, रैम ऐसे काम कर रही है आपकी, बहुत गजब का काम करती है रैम अपने आप में। तो जब भी कोई डेटा CPU के पास जाएगा पहले रैम के पास आएगा ही आएगा वो, ठीक है। एक सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है, यूं समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक सिंक्रोनाइजेशन देती है, यानी कि कहने का मतलब है तालमेल का काम करती है ये। और ये तालमेल किसके बीच में बिठाती है, ये हार्ड डिस्क और CPU, हार्ड डिस्क और CPU के बीच का एक सिंक्रोनाइजेशन देने का काम करती है। कैसे सर जी, मान लेते हैं आप लोग, ठीक है ना। रैम का देखो कितना फर्क पड़ता है, आप लोग बोलते भी हो ना कि रैम ज़्यादा, जितनी बड़ी रैम होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड होगी, ये बात आप बोलते हो ना बहुत बार कि जितनी बड़ी रैम उतनी ही बड़ी ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। ये कैसे होता है सर जी भला, इसको अभी मैं क्लियर करता हूँ। देखो बहुत आसान है ये समझाना आपको। देखो रैम जो होती है ना आपकी डियर, हार्ड डिस्क की बात कर लेता हूँ मैं एग्जाम्पल से। तो जो आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में मान लेते हैं आपका डेटा पड़ा है, कोई भी लोकल डिस्क E में पड़ा है, F में पड़ा है, H में पड़ा है, R में पड़ा है, ऐसे कई सारे, मतलब चलो H तक बना रखते हो आप लोग, C में कोई डेटा पड़ा है, ऐसे कोई आपके डिस्क बने पड़े हैं। कोई भी गाना है आपका, मान लेते हैं F में कोई गाना पड़ा है आपका, रैम आपकी मान लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल से 100 MB की रैम है आपकी, ठीक है ना, 100 MB की। हालांकि आजकल होती नहीं है इतनी, लेकिन एक साधारण एग्जांपल से मान लिया 100 MB की रैम है। F में कोई गाना पड़ा है आपका, F में गाना पड़ा है, मान लेते हैं 10 MB का गाना पड़ा है, ठीक है ना। और 10 MB का गाना पड़ा है कि मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, फिर भी मैं तेरा इंतजार करता हूँ, ऐसा कोई तूने गाना हो गया आपका। और 10 MB का गाना तूने चलाया, 10 MB का गाना रैम में आएगा कि नहीं आएगा बताओ, बिल्कुल आएगा। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, चल जाएगा गाना। ये 10 का 10 MB का गाना रैम में आएगा और फिर ये गाना चलेगा भी, क्योंकि रैम आपकी कितनी MB की है, 100 की। गाना कितने का था, 10 का पूरा इजीली यहाँ पे आ गया। ठीक है सर जी, ओके रिपोर्ट। अगला गाना आपने मान लेते हैं चला दिया है 50 MB का गाना चला दिया है आपने, ठीक है ना, कि रातां लंबियां लंबियां ने, ठीक है ना, कटे तेरे संगिया संगिया, ऐसे कुछ करके गाना है आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है सर जी, रातां लंबियां चलाई चाहे छोटी चलाई आपने, ये 50 का 50 MB का गाना बोलो यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। रैम कितने की है आपकी, 100 MB की है, और आपका गाना कितने का है, गाना आपका 50 का है, पूरा का पूरा गाना यहाँ आ जाएगा, और ईजिली गाना जो है ना वो चल भी जाएगा। अगला आपने मान लेते हैं पूरा 100 MB का ही गाना चला दिया है, 100 का ही गाना चला दिया है आपने, ठीक है ना, कि मन्नत तो चाहिए वह लुगाई जो पानी जावे निक्कर निक्कर में। अच्छा ऐसी लुगाई चाहिए, कोई बात नहीं, चाहिए तो चला गाना चला दूं, ठीक है ना। तो ले भाई 100 का चलाया और 100 का चल भी गया, क्योंकि रैम भी 100 की है, गाना भी, कोई डिले नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई रुकावट नहीं आ रही यहाँ पे। अगला गाना भाई साहब आपने चला लिया 200 MB का, ठीक है ना, 200 MB का। इस बार आपने गाना कौन सा चला दिया, बहू काले की, या बहू आके यहाँ फंस गई बेटा, ये बहू नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई जी, क्योंकि भैया रैम आपकी है 100 MB की, गाना है आपका 200 MB का। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि गाना नहीं चलेगा, लेकिन मुद्दा ये है कि आपका गाना जो है ना वो अब रुक रुक के चलेगा। कहने का रुक रुक के चलने का मतलब ये, गाना तो सही चलो चाहता चल भी जाए, लेकिन आपका थोड़ा सा डिले आएगा। एग्जांपल से जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, थोड़ी देर के लिए कर्सर जो है ना वो आपका गोल 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 घूमने लग जाएगा,
नोटिस किया कई बार आपने, जैसे आप मतलब गाने पे डबल क्लिक किया और गाना ओपन होने के लिए आपका 10 20 30 सेकंड लग जाते हैं। जितना वो टाइम लगता है एक्चुअली वो पार्टीशन बनने में ही टाइम लगता है। आपकी रैम छोटी थी, गाना रैम से ज़्यादा बड़ा था। ये तो मैंने साधारण देसी एग्जाम्पल ले लिया, 100 का करके एग्जाम्पल ले लिया, लेकिन एग्जाम्पल से समझिएगा कि आपकी रैम का साइज का इतना ज़्यादा डिफर हो ही जाता है ये। तो रैम का साइज अगर 200 MB होता तो क्या आपको 10-20 सेकंड लगती? नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं लगती। गाना हाथों हाथ आपका जो है ना वो प्रोसेस हो जाता आपका। तो ये बात आप समझिएगा कि रैम का साइज जो है ना वो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा आपकी रैम का साइज होगा ना उतनी ही ज्यादा आपके कंप्यूटर की स्पीड होगी। इस बात को आप रखिएगा दिमाग के अंदर, ठीक है ना। सर मेरे दिमाग में एक डाउट आ गया यहाँ पे, और डाउट ये है, बहुत तगड़े वाला डाउट है ये तो देखा जाए तो, कि मान लेते हैं कि मेरे पास में एक आईफोन है, ठीक है ना, आईफोन, और आईफोन वाले तो भैया 4 GB तक की रैम दिया करते हैं लगभग अमूमन। और दूसरा मेरे पास फोन है ओप्पो का, वीवो का, रेडमी का, इनकी तो आंख ही 4 GB पे खुलती है। इनकी तो आंखें ही 4 GB पे खुलती है। 4 GB, 6 GB, 10 GB, 12, 16, 32, 64, भाई साहब भर के रैम दे रहे हैं ये। इनके पास कहते हैं कोई रैम की कमी नहीं है, कितनी मर्जी ले लो, फुल थोक में पड़ी हमारे पास। तो एक बात बताओ सर, ये आईफोन ज्यादा फास्ट लगा, ये ओप्पो, वीवो, रेडमी ये ज्यादा फास्ट है? पक्की बात है, आईफोन पक्का फास्ट में। तो आईफोन फास्ट है, इनकी रैम मान लेते हैं, आप दुगनी कर देते हैं 8 GB की, इनकी रैम है 4 GB की। हिसाब से तो 8 GB बड़ा तेज होना चाहिए आपकी अगर बात माने तो यहाँ से। तो भैया अकेला रैम ही कंप्यूटर में सब कुछ नहीं होता है, रैम के अलावा CPU भी कुछ होता है। CPU में अगर दम है थोड़ा सा तो ही रैम काम आएगी। भैया क्या है कि आपकी रैम तो बहुत मजबूत है, बहुत पावरफुल है, CPU तो प्रोसेस ही नहीं कर रहा। जब डेटा प्रोसेस ही नहीं कर रहा तो डेटा जाएगा कहां पे आगे? भैया आप साधारण सी बात समझ लो, मैं एक CPU हूं, मेरी कैपेसिटी है क्या? खाना बनाने की कैपेसिटी है, मैं आपको खाना बना के खिला तो सकता हूं, कोई बात नहीं है। आप मेरी कैपेसिटी है कि मैं 1 मिनट में जो है ना, 1 मिनट छोड़ो, 1 घंटे में एक रोटी बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। तुम्हें लगी है भूख, तुम 50 जने बैठे और 50 को भूख लगी, आपने मेरे को रोटी ला के दे दी, 50 आदमियों के बनाने, मतलब 50 आदमियों के लिए आटा ला के दे दिया, बनाओ गुरुजी रोटी। मैंने 1 घंटे में 1 रोटी बना के दी, तो खा लो रोटी, भर लो पेट। बताओ किसकी गलती है? अरे बोलो किसकी गलती? गुरुजी आपकी। अरे भैया मैं रैम बना हुआ हूं, मैं CPU बना हुआ हूं, तुम रैम हो, CPU की गलती है। CPU प्रोसेस ही नहीं कर पाया ना, रैम तो बहुत बड़ी होगी, सामान बहुत सारा ले आई, लेकिन खाना तो नहीं बना पाया ना मैं, CPU तो प्रोसेस नहीं कर पाया। उल्टा कर दो जी, CPU बहुत तेज कर दो, रैम छोटी से काम चल जाए तो। हाँ कर दो उल्टा, क्या दिक्कत है? मेरी कैपेसिटी अब इतनी होगी कि मैं 1 मिनट में 5 रोटी बना सकता हूं, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे 1 घंटे में 1 मुट्ठी आटा ला के दिया, बना लो रोटी। कहां से बना के दूंगा रोटी? CPU भी उतना ही होना चाहिए जितनी रैम होनी चाहिए। दोनों का इक्वल बैलेंस अगर होगा तो ही आपकी स्पीड आपको नजर आएगी, तो ही आप जो है ना एक रियल टाइम प्रोसेसिंग कर पाओगे। यही एक अच्छा तरीका होता है फिर आपका। मेरी बात अगर आप समझ पा रहे हैं, आप तक पहुंच गई है, तो आप वीडियो को लाइक करे रखिएगा, शेयर भी कर सकते हैं, और अभी थंब प्रेस करके मुझे बता भी सकते हैं कि सर चीज़ें समझ में आ गई हमें। रैम एक्चुअली कुछ ऐसा काम करती है, रैम का कुछ ये काम होता है आपका। और भी कोई जी, और तो बहुत तगड़े काम बताने वाला हूं, आपको मजा आ जाएगा। अब तो मैंने समझाया था, प्रैक्टिकली समझाया कि वास्तव में रैम कुछ ऐसा करती है। ये रैम का कुछ काम बता दिया आपको मैंने। अब ज्यादा काम बताता हूं, चलो आपको कुछ तो आप बता दिए, ज्यादा काम बताते हैं आपको कि क्या करती है। एक ऑथेंटिक काम बताता हूं इसका कि ये कुछ करती है, तो जेन्युइन काम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेट होके भी कोई काम होता है रैम के अंदर। बोले तो गुरुजी देखो, जब कंप्यूटर, बड़े ध्यान से समझना इस लाइन को, जब कंप्यूटर ऑफ रहता है, यानी कि शट डाउन रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम OS कहां स्टोर रहता है, कहां स्टोर होता है? यह सवाल है आपके लिए, पेपर में बना हुआ सवाल है ये सेम। दूसरा सवाल, जब कंप्यूटर ऑन रहता है, यानी कि पावर ऑन हो जाता है, पावर ऑन,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां स्टोर होता है? दो सवाल लिखे हैं सर ने, दोनों सवाल समझ गए होंगे आप लोग। जब कंप्यूटर ऑफ रहता, दोनों सवाल पेपर के आए हुए हैं, बड़े ही गजब के, बहुत ही प्यारे सवाल है। समझ अगर गए हो तो इशारा कर दो, थंब प्रेस करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ गए सवाल। तो कि जब कंप्यूटर ऑफ रहता है यानी कि शटडाउन रहता है, उस कंडीशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहाँ पे स्टोर होता है, और जैसे ही कंप्यूटर पावर ऑन हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ स्टोर होता है। गुरुजी मेरे दिमाग में खलबली आई है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बीमारी ले आए बीच में, मेमोरी पढ़ाते पढ़ाते ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से पकड़ लाए। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर अलग है, यहां क्यों ले आए भैया? रैम पढ़ानी थी तो लेके आया ना, वरना क्यों? स्टोर की बात आई है ना, तो स्टोर की बात करो तो स्टोरेज में पढ़ोगे। एक लाइन में अब यूं समझ लो, जो आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके फोन में एंड्रॉइड है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आप ऑन करते हो चलाते हो, जिससे जो आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को लिंक करे रखता है, वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको तो पूरा डिटेल से समझाने के लिए अलग ही क्लास होगी, अलग ही आपको पूरा डिटेल थ्योरी मिलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो इतना देखना है आपको कि जब आपकी ये विंडो कहां है, देसी भाषा में कह दूं समझ में आ जाएगी कि जब कंप्यूटर को ऑफ करते हो तो विंडो कहां स्टोर होती है, और ऑन करते ही विंडो कहां स्टोर हो जाती है। ये देसी वर्ड है, बोलो बात पकड़े कि नहीं पकड़े? हाँ गुरुजी पकड़ गए, पकड़ गए तो आंसर दे दो फिर आप लोग। जब कंप्यूटर ऑफ रहता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर रहता है जी आपका हार्ड डिस्क के अंदर रहता है, कोई शंका नहीं है, आसानी से बता दिया आप लोगों ने। हार्ड डिस्क के अंदर रहता है सर, ठीक है सर रहता है हार्ड डिस्क के अंदर, मान गए। ऑन होते गुरुजी कहां जाएगा? ऑन होते ही मेरे लाडलो ये आ जाएगा रैम के अंदर आ जाएगा, बस यही बात सर बताना चाह रहे थे, रैम के अंदर आ जाएगा ऑन होते ही। जब कंप्यूटर ऑफ होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में है, ऑन होते ही आपका जो है ना वो कहां से आ जाएगा, वो कहां पे आएगा डियर? वो आएगा रैम के अंदर आएगा, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर आएगा। पकड़ गए बात आप लोग? बहुत अच्छी बात। ये आपका एक सेपरेट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा वाला सवाल है, गर्मा गर्म सवाल है, ठीक है ना, मीठा मीठा सवाल है। जैसे दिवाली के बाद बची हुई सोन पापड़ी मीठी लगती है, वैसी वैसी तुम्हारे घर भी बची पड़ी है क्या? या ये मेरे को बात बताना यार, मतलब दिवाली के बाद में यही हाल होता है क्या? मतलब दिवाली पे पेड़े आते हैं, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, सारी मिठाइयाँ आती है, उनमें एक कहीं से निकल के सोन पापड़ी भी आती है। एक्चुअली वो आती तो क्या है, पर वो मतलब पापा वगैरह तो कौन लाता है, लेकिन हाँ यूं है कि इधर उधर से कहीं ना कहीं कोई बुआ ले आती है, कोई फूफी फाफी फलाना, मतलब बुआ फूफी चलो एक जैसी बात होगी, मामा मामी कोई इधर उधर से निकल ही आती है कोई एक तो मिठाई, कोई डिब्बा पड़ा रहता है, कोई उसकी मुंह की तरफ नहीं देखता। लेकिन मैंने अपने आप को आज नोटिस किया कि मैंने आज उस डिब्बे को देखा, अरे बल्कि देखा देखा नहीं, खोला, अरे खोला खोला नहीं, उसमें चम्मच भी मारा और उसको खाया भी मैंने, और मीठी भी लगी है, बल्कि सब मिठाइयों से अच्छी भी लगी, क्योंकि बची भी वही थी। कहते अंधों में काना राजा, वही बात है, स्वादिष्ट लगी बटी, ऐसे लगा यार तेरे को तो मैंने यूं ही इग्नोर कर दिया, तो शायद बहुत अच्छी मिठाई थी, तेरे को अगले साल पहली बार खाया जाएगा, मंगवाया जाएगा तेरे को स्पेशल इज्जत से। तो कुछ ऐसा ही सवाल है, ये सोन पापड़ी जैसा मीठा मीठा सवाल है, कभी कभी निकल के आ जाता है, देर सवेर काम आता है लेकिन आ जाता है काम, है ना। चलो तो ये तो बात समझ में आई आपको। अब दूसरी बात, रैम कितने प्रकार की है जी? रैम बेटा मोटे तौर पे दो प्रकार की पढ़ते हो आप। एक रैम पढ़ते हो आप लोग एस रैम पढ़ा करते हो, एस रैम। दूसरी रैम पढ़ा करते हो आप डी रैम पढ़ा करते हो, ठीक है ना, डी रैम पढ़ा करते हो। एस रैम जो होती है आपकी, उसको आप लोग पढ़ा करते हो क्या जी? स्टैटिक रैम पढ़ा करते हो, ठीक है ना, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम को आप लोग पढ़ा करते हो क्या जी? डी रैम को आप लोग डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ा करते हो, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनामिक रैम होती है। ये स्टैटिक रैम प्यारे बच्चों बनी होती है फ्लिप फ्लॉप की। क्या होती है, किसकी बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप की बनी होती है, ठीक है सर, फ्लिप फ्लॉप की है। डायनामिक रैम जो है ना, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है आपकी या तो कैपेसिटर, या आपको जर्नली देखने को मिलते थे ये उस टाइम के ट्रांजिस्टर देखने को मिलते थे, ठीक है ना, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, या ये मोसफेट की भी बनी होती थी, ठीक है ना, आपके मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर टाइप के आया करते थे, उसकी बनी होती थी।
अब आप अपना ही दिमाग लगा के बताओ, अगर इस लेक्चर की शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हो, जब मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया उसके साथ ही आप लोग लिंक बना लिए थे अपना, तो सर ने ये कहा था शुरुआत की मेमोरी होती थी इनकी बनी हुई, तो वो मेमोरी क्या होती थी, इनकी बनी हुई मेमोरी। हमेशा हमेशा मेमोरी कैसी होती है जी, इनकी बनी हुई मेमोरी स्लो होती है जी नेचर की। शुरुआत में ही सर ने एक बात बता दी थी। और इनकी बनी हुई मेमोरी क्या होती है जी, इनकी बनी हुई मेमोरी फास्ट होती है। इतनी ज्यादा तो फास्ट नहीं कह सकते, सबसे फास्ट तो आज के टाइम में रजिस्टर की है, लेकिन उतनी भी कोई कम नहीं है। इसका कंपेयर किया जाए तो की बात कर रहा हूं। मतलब मोर और लेस इंपॉर्टेंट बात मैं ये शेयर करना चाह रहा हूं आपके आगे कि जो आपकी एक एस रैम होती है और एक आपकी डी रैम होती है, उनमें दोनों में फास्ट कौन सी और स्लो कौन सी है। तो एस रैम जो होती है वो फास्ट होती है और जो डी रैम होती है डियर वो आपकी स्लो होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो आप अपने आप ही अंदाजा लगा लिए एक लाइन से। तो अभी मैं और भी कारण बताऊंगा कि दोनों में फास्ट और स्लो होने का कारण क्या है, लेकिन एक कारण तो आप इतनी देर जो पढ़े हो उससे लिंक कर लिए हो क्या कि स्टैटिक रैम अगर फ्लिप फ्लॉप की है तो फास्ट है, ये कैपेसिटर ट्रांजिस्टर की बनी है तो स्लो है भैया। और भी कारण बताता हूं। जो आपकी डायनामिक रैम होती है इसके अंदर क्या होता है, नीड रिफ्रेशमेंट इन एवरी मिली सेकेंड। हर एक मिली सेकेंड में इसको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है। इसमें क्या है जी, इसमें नीड नॉट एनी रिफ्रेशमेंट, कोई रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। गुरुजी ये क्या बात बोल दी है, थोड़ा सा समझा देते चल जाता। इसमें आपने एक तो मिली वर्ड यूज किया, पहले इसको भी समझा दो चल जाएगा, बहुत आसान है। मिली तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो 10 का पावर -3 होता है। अच्छा देखो 10 का पावर 3 होता है तो क्या होता है आपका, बोलो 1000 होता है कि नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल होता है, लाख बार पढ़ा है, करोड़ बार पढ़ा होगा, दिख नहीं रहा, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है ना। 10 का पावर 3 होता है, वो क्या होता है आपका 1000 होता है। होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, लाख करोड़ बार पढ़ा होगा। अगर मैं -3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी, यही आपका होता है मिली। मतलब क्या है सर इसका, ये मान लेते हैं आपके पास में एक मार्कर है, ढक्कन कहाँ गया जी मार्कर का, ठीक है जी, ये मेरे पास में एक मार्कर है, ठीक है सर, ये मार्कर है एक। इस मार्कर के बराबर बराबर 1000 टुकड़े कर दिए मैंने, ध्यान से सुनना, इस मार्कर के बराबर बराबर 1000 टुकड़े कर दिए। उन 1000 टुकड़ों में से कोई एक टुकड़ा लेके देख रहा हूं, 1000 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेके देख रहा हूं। ये जो टुकड़ा है ये मिली कहलाएगा आपका, इसको आप मिली कहोगे। मतलब किसी चीज का 1000वां हिस्सा, चाहे मिली सेकंड कहो, चाहे मिलीमीटर कहो, चाहे मिली सेंटीमीटर कहो, चाहे मिली किलोमीटर कहो, चाहे कुछ भी कहो, आप लोग मिली मिली रहेगा, ये इतना ही है। 1000 लिया आपने और 1000 के आपने जो है ना एक टुकड़े को लेकर देखा तो आपका 1000 यही हुआ मिली। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे 10 का पावर -6 होता है, इसको आप लोग माइक्रो कहते हो। 10 का पावर -9 होता है, इसको आप लोग नैनो कहा करते हो। 10 का पावर -12 है, इसको आप लोग पिको कहा करते हो। आगे फेम्टो हेक्टो चलता ही रहता है। और ये बात मैं फ्री में नहीं बता रहा हूँ, ये बात पेपर में पूछी गई है बेटा, ठीक है ना, कि माइक्रोमीटर क्या है, नैनो क्या है, तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वाले। फिलहाल मैंने नैनो मिली कहा है तो आप 10 का पावर -3 से समझिएगा। रिफ्रेशमेंट जो आप करते हो वो नहीं, अपने आप ही करते रहता है थोड़ा सा। जैसे यूं समझ लो कि थोड़ा सा काम किया बैक आएगा, थोड़ा सा काम किया बैक आएगा। मतलब रिफ्रेशमेंट अपने आप को करती रहती है। और ये क्या है, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं है, एक बार है तो बस फिक्स पड़ा ही है डेटा आपका। तो ये फास्ट होती है, ये स्लो होती है आपकी। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी तुम्हें, हमें अच्छे से बात पल्ले पड़ गई है गुरुजी। अगर पड़ गई है तो मुझे आप लोग जो है ना वो बताइएगा जरूर कमेंट में लिख के कि हाँ सर मुझे बात समझ में आ गई है। थंब प्रेस करके बता दो, ठीक है ना, कि हाँ सर समझ में आ रही है बात और ठीक ठाक लग रहा है क्या सेशन। इतना ही करवाऊँ, आगे और करवाऊँ थोड़ी बहुत क्लास, बताओ दिखा क्या कहोगे आप लोग। एक क्लास आज इतनी करवाता हूँ, एक क्लास इसके बाद में दूसरी अलग ले लूँ, हाँ ऐसे करूँ।
मेरे कंप्यूटर का कोर्स लेना है, कोर्स कितने दिनों का है ये बता दो जी। अरे भाई स्टार IQ एप्लीकेशन पे जाओ, स्टार IQ ऐप के ऊपर जो है ना आप स्टोर सेक्शन में जाओ, स्टोर सेक्शन में जाके ग्राम सचिव का पेपर है तो वो 8 से लेके 10 दिसंबर के आसपास बीच में पूरा हो जाएगा। एक ही महीने का कोर्स है आपका। अभी उसका प्राइस है 299 का, फिलहाल ये प्राइस है, ठीक है ना। लेकिन आई थिंक ये कल रात को 12 बजे के बाद में ये प्राइस बढ़ जाएगा और फिर शायद ये 499 नहीं, पहले 399 होगा, उसके बाद में 499 इसका फाइनल प्राइस है। 500 रुपये का ही कोर्स है। वैसे तो ऑफर के लिए आपके दिवाली धूली करके या कैसे भी लगा लो, शुरू में लॉन्च हुआ है, कुछ बच्चों के लिए है ये। अभी तो 299 का है, कल रात की 12 बजे तक 399 का हो जाएगा और फिर 2-4 दिनों के बाद में फाइनल प्राइस इसका 500 रुपये होगा। 500 रुपये का ही कोर्स है कंप्लीट कंप्यूटर का। थ्योरी MCQ दोनों होंगे, डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। कोई इसमें शंका वाली बात है नहीं। चलो भाई समझ में आ गई है आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ तो बताओ और करवा दें या आगे कल करवाएं? रिपीट कर दोबारा बैक वीडियो करके देख लियो, ठीक है। चलो रोम और करवा देता हूँ, ठीक है ना। बाकी की बात अगली क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। रोम और पढ़ा देता हूँ अभी। चलो और करवाने की बात है और ही करवा देते हैं, थोड़ा सा रोम और करवाते हैं, टॉपिक से जुड़े हुए हो तो। चलो भाई मेरे सरकार, आपको रोम भी करवा देते हैं। अब बात ये है, टॉपिक्स में ये जुड़े हुए हो आप कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका शटडाउन होने पे हार्ड डिस्क में रहता है। ये लाइन कही थी ना मैंने, ध्यान से समझना आप लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम जब कंप्यूटर शटडाउन होता है तो हार्ड डिस्क के अंदर रहता है। पकड़ गए इस बात को? ठीक है सर। पावर ऑन होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम कहां आ जाता है? रैम में आ जाता है। इस बात को भी पकड़ गए आप लोग? ठीक है सर, समझ गए। अब जरूरी क्या बात है? जरूरी ये बात है कि यहां से यहां लेके कौन आया? ध्यान से पकड़े रहना बात को कि यहां से यहां पे लेके कौन आया इसे, मतलब ये अल्टा पलटी करी किसने, ये बताओ सर आप लोग। यहां से यहां कौन लेके आए? तो भैया जो हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाने का काम करता है वही आपका नाम होता है रोम। समझे आप लोग? वही रोम होता है। हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाने का काम जो करता है वो काम करता है जी रोम का काम होता है। वही रोम होता है जो लेके आता है ये। अरे सही बात है, रोम तो लेके आता है, पर थोड़ा सा समझा दो आप कैसे होता है, क्या होता है। तो लो जी, इसको समझाने के लिए हमने मैदान खाली कर लिया और हमारे पास में फिलहाल आया एक बड़ा ही गजब का पार्ट, और वो आया डियर रोम। रोम बोले तो गुरुजी, रोम बोले तो आपका आया रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। रीड ओनली मेमोरी आया आपके पास में। अब ये रीड ओनली मेमोरी क्या है गुरुजी, इसको समझाओ दिखा आप लोग। तो रीड ओनली मेमोरी जो बच्चा है आपका, इसकी पहली तो बात क्या है जी, इसको आप लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा करते हो, ठीक है ना। ये आपकी एक नॉन वोलाटाइल टाइप की मेमोरी है। सर ठीक है, ये बात तो कोई मुश्किल नहीं लग रही है, समझ में आ गई। रीड ओनली मेमोरी यानी कि नॉन वोलाटाइल टाइप की मेमोरी है, अच्छी बात। दूसरी बात क्या है जी इसके अंदर इंपॉर्टेंट, दूसरी बात इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये आती है जी कि रोम जो होता है ना, ये कैसे काम करता है। ये आपके हार्ड डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाने का काम करता है, रैम में लाने का कार्य करता है, ठीक है ना। लाने का कार्य करता है, ठीक है ना, कार्य करता है। ये इसका इंपॉर्टेंट काम है। कंप्यूटर की ऑन और ऑफ में हेल्प करता है रोम, ठीक है ना। कंप्यूटर जब ऑन होता है और कंप्यूटर जब ऑन होता है और जब ऑफ होता है, कंप्यूटर जब ऑन होता है, जब ऑफ होता है तब रोम का ही यूज होता है, ठीक है ना। रोम का ही यूज होता है। ये बात बड़ी गजब की कर दी सर आपने।
एक एक लाइनों में दो बात बता देता हूं भाई। मेरे को सर रैम रोम मैंने लाख बार पढ़ ली, लेकिन मतलब ढंग से समझ में नहीं आ रही। कोई मुझसे पूछे रैम क्या रोम क्या, तो मैं क्या जवाब दूं? तो आज है भाई, एक लाइन सुन लो, तुरंत जवाब दे दोगे। और वो लाइन क्या है सर? जब कंप्यूटर चलता है या कंप्यूटर को चलाने की बात करते हो आप लोग, तब तो रैम का काम होता है। कंप्यूटर को रनिंग मोड में रखने के लिए रैम होती है, और कंप्यूटर को ऑन करने के लिए या ऑफ करने के लिए रोम होती है। बस इतनी सी बात है। फिर रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर को रनिंग मोड में रखने के लिए रैम होती है, और कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए जो है ना आपकी, या ऑन करने के लिए वो रोम होती है। ऑन ऑफ में ही है। रनिंग मोड मैंने बताया था ना, देखो कैसे कैसे रैम यूज हो रही थी। कोई भी डेटा आप कुछ भी क्लिक करो हार्ड डिस्क से, वो पहले कहां जाएगा? रैम में, फिर सीपीयू प्रोसेस करेगा उसे, वेटिंग रूम के रूप में जाएगा। रैम को आप एज ए बफर मेमोरी भी कहते हो, ये भी आप याद कर सकते हो। रैम जो होती है ना, रैम वर्क्स एज ए बफर मेमोरी, ठीक है ना। रैम एक बफर मेमोरी की तरह भी प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि बफर मेमोरी वही होती है जिसके अंदर डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। रैम को आप वेटिंग रूम तो कहते ही कहते हो, ये तो मैंने अभी बताया है। रैम को आप बफर मेमोरी भी कहोगे, ये पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। तो रैम को एज ए बफर मेमोरी भी कहते हो आप लोग, और रैम को एज ए आप लोग वेटिंग रूम भी कहते हो। इस प्रकार की रैम जो है ना बेटा आपके कंप्यूटर में काम करती है। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। चलो जी, समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अब आप लोग आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर जब ऑन होता है तब ऑफ होता है, ये सारा काम रोम का हो गया। गुरुजी रोम में कोई प्रोग्राम होते हैं क्या? अरे भाई, रोम के अंदर प्रोग्राम ही तो होते हैं, उन्हीं की तो सारी कहानी है, ठीक है ना। इसको समझ लेते हैं हम लोग। रोम के अंदर बेटा 3 प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। पहला मतलब 3 प्रकार का क्या, तो मेन तो एक ही है, पर उसके अंदर 2 और टाइप। एक तो होता है जी आपका बायोस, BIOS। इसका फुल फॉर्म अभी जुलाई के महीने में पेपर हुआ था, पूछा गया था। और सवाल फुल फॉर्म इसका क्या होता है जी? इसका फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है बायोस का, ठीक है सर। दूसरा यहां पे होता है जी आपका बूट, STRAP, बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है ना। बूट स्ट्रैप लोडर दूसरा आपका ये वाला प्रोग्राम है, सही बात है। तीसरा कौन सा होता है जी? तीसरा आपका इसके अंदर होता है फर्मवेयर, ठीक है ना, फर्मवेयर। ये 3 है आपके मेनली, ठीक है सर। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये तो बहुत पॉपुलर है, वैसे तो पता होगा, लेकिन नाम से भी पता लग रहा है कुछ तो नहीं पता लग रहा, तो समझा देता हूं क्या कि जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो उस कंप्यूटर ऑन होने के साथ साथ में उसका कीबोर्ड, उसका माउस, उसका प्रिंटर, उसका हार्डवेयर, उसका सारे के सारे रिलेटेड हार्डवेयर कनेक्टेड पार्ट है, सारे ऑन हो जाने चाहिए। ऐसा हो तो ठीक है नहीं है बताओ? बिल्कुल होना चाहिए सर। भाई मैंने अपना कंप्यूटर ऑन किया तो कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड भी ऑन होना चाहिए, माउस भी ऑन होना चाहिए, एलईडी स्क्रीन भी ऑन होनी चाहिए, ओवरऑल सारे पार्ट्स ऑन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हो जाने चाहिए सर, सारे पार्ट्स ऑन होने चाहिए। इसका मतलब वही आपका बायोस होता है। इसको आप लोग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का नाम दिया करते हैं, वही आपका बायोस होता है। समझ गए आप लोग? मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर सारे पार्ट्स जुड़े हुए सारे के सारे ऑन होने चाहिए, वो काम आपका बायोस का ही होता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करके सबसे पहली स्क्रीन देखा करते हो ना, वो पहली स्क्रीन आपकी बायोस ही होती है और कुछ अलग नहीं होती है। बूट स्ट्रैप लोडर, ये आपके पेपर में 2-3 बार पूछ लिया HSSC ने, अगर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के देख रहे हो। और ज्यादा दूर क्यों जाते हो, आप ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हो, इसके पेपर ही उठा के देख लो, पिछले साल वाले, सॉरी इसी साल के 9-10 जनवरी का जो पेपर हुआ था चेक कर लो एक बार। कैंसिल भले ही हुआ, पेपर में तो आया था, उस एक पेपर को बक्सा नहीं था, कई सारे पेपरों में रिपीट हुआ ये सेम क्वेश्चन। अगस्त के पेपरों में भी देखना आया हुआ है, जो ITI वाले हुए थे ना पेपर, उनमें। तो बूट, उन्होंने पेपर में स्ट्रैप वर्ड काटा था, बूट लोडर लिखा था केवल। बूट लोडर कहां होता है, पेपर में ये क्वेश्चन आया था आपके ग्राम सचिव के। तो बूट लोडर आपका होता कहां पे? रोम में। आप किस में पढ़ रहे हो? रोम में पढ़ रहे हो ना, आंसर रोम था, बस बात खत्म। बहुत लंबा चौड़ा सवाल बनाया था, लेकिन मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है अपने वीडियोज में, MCQ वीडियोज में, कि बूट लोडर जब भी आए तो आप समझ जाना वो रोम का ही पार्ट है। काम क्या करता है गुरुजी ये बताओ? अरे भैया ये तो बहुत आसान काम करता है। अभी सर ने कहा ना कि हार्ड डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लाने का काम रोम करता है, तो रोम का ये वाला प्रोग्राम ही ये काम करता है। एक्चुअली इस काम को करने का काम बूट स्ट्रैप लोडर ही करता है आपका,
ठीक है ना। जो हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ऑफ करने पे, ऑन होते ही रैम में आ जाता है। हार्ड डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन होने पे वहां से पकड़ के चल भैया तेरा काम अब यहां नहीं है, तेरा काम अब किसी दूसरी जगह पे है। दूसरी जगह पे लाने का काम कौन करता है जी? बूट स्ट्रैप लोडर। बात पल्ले पड़ रही है? अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताओ तुम्हें। हाँ सर समझ में आ रही है, थंब प्रेस करके बता दो, ढीले ढाले नहीं बैठना, बता दो हाँ गुरुजी सही समझ में आ रही है मुझे ये बात। सही है सर, समझ में आ गया। तो ये फर्मवेयर भाई, ये तो आपके सभी सॉफ्टवेयर्स को सिंक्रोनाइजेशन करने में, सारे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर्स को जो है ना लिंक करने में ये हेल्प करता है। तो तीनों आपके प्रोग्राम होते हैं, तीनों आप लोग समझ गए होंगे, आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है डियर, ठीक है ना। समझ गए होंगे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो को लाइक तो जरूर कर दो आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, चलो बेटा, सभी को राधे राधे है, नमस्कार है, ठीक है ना। आप सभी के प्यार की वजह से एक मैं नया कैमरा लेके आया हूँ, ठीक है ना। पैनासोनिक का कैमरा है और मैं भी इसमें बड़ा गोरा गोरा सा नज़र आ रहा हूँ। अभी कुछ लाइटें वाइटें सेटिंग थोड़ी कम करी है, हुई नहीं है उतनी सेटिंग हमारी, लेकिन जितनी हुई है उतनी काफ़ी अच्छी है, ठीक है ना। मेरा काला तिल नज़र आ रहा है, यहाँ है कि यहाँ है, कहीं एक काला तिल है, ये मैंने नोटिस किया कल परसों ही। किसी बच्चे ने बताया कि गुरुजी आपके तो तिल है मुंह पे। मैं कहा सर आपके तो ओटो के पास तिल है। मैंने छान मार के निकले, कहीं नहीं है। कहता ओटो के ऊपर वाले ओट के पास है। अरे फिटे मुंह तेरे, वो यहाँ कहीं होता तो अच्छा लगता है, यहाँ कहीं चिपका दिया यार, वो भी लड़कियों के होता तो अच्छा लगता, पर चलो है अच्छी बात है। चलो जी, चलो हाँ क्लास स्टार्ट हो चुकी है डियर, हर जगह समझ गए ना इतनी बात। अब ये तो बात समझ गए गुरुजी, लिख लाख भी लिया हम लोगों ने। तो अब आप बता, ये दो हमें ये बता दिया, रैम होती है एक बफर की तरह काम करती है, वेटिंग रूम में होता है, ठीक है सर, ये सारी चीज समझ गए आप। अब आपको बताते हैं कि सर बेसिक इनपुट आउटपुट तो ठीक है समझ में आ गया, ये लाइन समझ में पहले ही आ गई थी, ये अब आ गई है, ये लाइन भी समझ में तो आ गई ऑन ऑफ वाली, लेकिन थोड़ा मजा सा नहीं आया, वो कहते हैं स्वाद सा नहीं आया, थोड़ा सा स्वाद हो चाहिए, थोड़ा ढंग से और थोड़ा बेटर वे से समझना है जी हमें, ठीक है बेटा, समझ लो, कौन मना करता है आपको। दूसरी बात समझा देते हैं, तरीका बहुत है समझाने का ना, दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलो जी, दूसरा तरीका समझाते हैं हम लोग आपको, दूसरा तरीका पकड़ के लेते हैं और इसमें एक बूटिंग समझाते हैं आपको, ताकि थोड़ा मजा आ जाए समझ के, और मजा तो आएगा ही आएगा, पेपर भी पास हो जाए तो मजा आ जाएगा। इसमें एक आपका बूटिंग का काम होता है ना बेटा, BOOTING, बूटिंग। बूटिंग फंक्शन कंप्यूटर के अंदर कौन करता है? तो बूटिंग फंक्शन का काम बेटा होता किसका है? रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रोम का ही होता है। बूट करने का मतलब होता है जी ऑन करना या ऑफ करना, बूटिंग होता ही वही है। अब गुरुजी कितने प्रकार का बूटिंग होता है? बूटिंग होता है मेरे लाडलो 2 प्रकार का। कितने प्रकार? 2 प्रकार का। पहले प्रकार कौन सा होता है गुरुजी? पहले प्रकार होता है बेटा वॉर्म बूटिंग होता है, ठीक है ना, वॉर्म बूटिंग। अरे यार तुम अब पटाखे बजा के क्यों डरा रहे हो? एक होता है वार्म बूटिंग, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आपका कोल्ड बूटिंग होता है, ठीक है ना। एक वार्म बूटिंग होता है, एक आपका होता है कोल्ड बूटिंग होता है। एक होता है गर्मा गर्म बूटिंग और एक थोड़ा ठंडा ठंडा बूटिंग, ठीक है सर। अब वार्म और कोल्ड वाला बता दो गुरुजी क्या क्या है? आसान है, पेपरों में जैसे जैसे सवाल आते हैं एज इट इज बता देता हूं आपको। जब आप एक कंप्यूटर को जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वार्म बूटिंग कहलाती है, वार्म बूटिंग कहलाती है, ठीक है ना। और कोल्ड बूटिंग में जी जब कंप्यूटर को पावर ऑन ऑफ करते हो आप लोग, पावर ऑफ कर देते हो मतलब, या पावर ऑन ऑफ में रखते हो, ऑन ऑफ होता है, जनरली तो ऑफ ही होता है इसमें, तो कोल्ड बूटिंग होती है आपकी। कितना आदमी मर गया तो ठंडा पड़ गया, बस ऐसी बात है, पावर ऑफ हो जाती है। इसको आप लोग शट डाउन के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना, शट डाउन, ये आपका शट डाउन भी है, ठीक है ना, ये शट डाउन भी होता है आपका। बस इतनी सी बात है।
गुरुजी इतनी सी तो बात आपके लिए लग रही है, पेपर में मेरे आगे तो कंफ्यूजन होगी ना बहुत बड़ी वाली कि वॉर्म कौन सी और कोल्ड कौन सी है, एक में रीस्टार्टर एक में शटडाउन है, कैसे बता पाऊंगा मैं, पेपर में तो कंफ्यूजन हो जाएगी दोनों में। थोड़ा तरीका बताओ कि अलग अलग याद कर लूँ। जरूर बेटा बता देते हैं अलग अलग कैसे याद करोगे। देखो वॉर्म का मतलब, देखो आप पढ़ रहे हो, पढ़ने बैठे हो, आप सुबह बैठे हो 6 बजे, आपको मैंने बिठाया सुबह 6 बजे आ जाओ सारे के सारे, 6 बजे आपको पढ़ाने लगता हूं मैं, और 6 बजे से लेके और 12 बजे तक पढ़ाते रहा मैं, सुबह 6 बजे से और रात को 12 बजे तक, दिन में 12 बजे तक नहीं, इतने तो आप कहाँ थकने वाले हो। सुबह 6 बजे लगा, शाम के 6 बज गए, 12 घंटे हो गए और रात को 12 बजा दिए, लगातार बैठते रहे। गुरुजी हम भाग जाएंगे, तुम्हारे कनपट्टी पे बंदूक लगा के बैठा रहूंगा, ठीक है ना, बाहर तो तुम कहां से जाओगे, मार दूंगा, पटक पटक के गोली मार दूंगा वहीं से, अगर उठ के चले गए तो। गुरुजी मार भी सकते हो, अब समझ तुम्हें तो आना नहीं है, पहले ही समझ में नहीं आएगा, आधे घंटे में, पहले आधे घंटे में डर के बैठेंगे हम तो, क्या 12, 13, 14 घंटा पढ़ेंगे। पर फिर भी इतने लंबे पढ़ने के बाद में आप ब्रेक तो लोगे ना। अब तो आप अगले 6 महीने नहीं पढ़ोगे, नहीं 5-6 दिन चलो नहीं पढ़ोगे, थक गए भी, अब तो क्या पढ़ना। तो जब आप पढ़ते पढ़ते गर्म हो जाते हो, माथा गर्म हो जाता है, तो आप रीस्टार्ट होते हो, थोड़ा ब्रेक लेके फिर पढ़ना स्टार्ट करते हो। और यही है आपका वॉर्म बूटिंग वाला एग्जाम्पल याद करने का। वॉर्म मतलब पढ़ते पढ़ते गर्म हो गए थे, इसलिए अपने आप को रीस्टार्ट कर लिया आपने। एक याद कर लो, दूसरा तो अपने आप याद हो जाएगा आपका। पढ़ते पढ़ते जब गर्म से हो गए थे, दिमाग गर्म हो गया था, थक गए थे, अब आप वॉर्म मतलब रीस्टार्ट करोगे अपने आप को, बंद करके, मतलब सो के उठोगे फिर आप पढ़ने लगोगे, है ना। तो ये होता है आपका बूटिंग वाला एरिया। समझ गए आप लोग, अच्छी बात है। ये सब समझ गए तो अब बारी आती है भैया आपकी रोम के प्रकार की, कि रोम कितने प्रकार का होता है गुरुजी ये बताओ, ठीक है ना। रोम के टाइप बता दो गुरुजी, कितने टाइप के होते हैं, फिर मजा आएगा थोड़ा सा। लो बेटा थोड़ा मजा भी ले लीजिएगा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये तो मुझे बुखार है, वरना मैं तुम्हें बढ़िया सा गाना गा के सुनाता। मुझे बुखार है फिर भी टिकते नहीं हो, आधी बाजू की टी शर्ट और कोई बात है ये, तो बस थोड़ा फैशन फूशन तो मारने होते हैं यार। बुखार है तो क्या हो गया, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, है ना। चलो अब रोम के टाइप भी पढ़ दो आप लोग। हाँ नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते, राधे राधे, राम राम। अब रोम के टाइप है, टाइप्स ऑफ रोम, रोम के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं जी भाई, देखो सही तरीके से बात करें तो एक रोम होता है, इसको आप एम रोम भी कहते हो, मास्क रोम भी कहा करते हो कई जगह पे, ठीक है ना। मास्क रोम के नाम से भी जाना करते हो इसे, या नॉर्मली रोम भी कह देते हो। ये तो आपका नॉन वोलेटाइल वाला ही है, जब तक पावर रहेगी और चाहे पावर चली जाए कोई लेना देना नहीं है। रोम की एक बात तुम्हें पता है क्या है, इंटेलिजेंट बात समझ लो, एक बार कुछ भी इसमें लिख दिया तो यहां से मिटने वाला नहीं है, पत्थर की लकीर होगी यूं समझ लो आप लोग कि मिटने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना कि यार बदलना जाना मौसम की तरह, ये तो मौसम की तरह बदलने वाला यार नहीं है कि आज ऐसा कल वैसा परसों तैसा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा वैसा जैसा तैसा नहीं होने वाला, ये परमानेंट रहेगा। इसमें एक बार डेटा लिख दिया सो लिख दिया, ये कभी भी डिलीट नहीं होएगा, हमेशा परमानेंट बना रहेगा। लेकिन गुरुजी अच्छी बात है, अच्छी तो बात है, लेकिन गड़बड़ ये हुई कि मान लेते हैं कि आप रोम में कुछ लिख रहे थे और लिखते लिखते आप ही से एक गलती हो गई। आप ही से मतलब मुझसे गलती हो गई। मुझसे क्या गलती हुई जी, मान लेते हैं कि मैंने कोई भी एक नाम लिखा है, ठीक है ना, एक नाम लिखा मैंने, मान लेते हैं मैंने नाम लिखा डेल नाम लिखा, ठीक है ना, डेल नाम लिखा मैंने, ठीक है सर जी, डेल लिख दिया मैंने। अब मैंने डेल तो लिख दिया, लेकिन लिखते टाइम में मुझसे गलती ये हुई है कि इसको मैंने डेल की जगह पे इस डी का बना देता, मैं मान ले तो बी बना देता, डेल का बेल बना देता मैं। अब क्या गलती है जी, मिटा के ठीक कर दो ना। हा, ये व्हाइट बोर्ड नहीं है भाई बेटा कि इसको मिटाया लो और इसको बी डी कर दिया, ना 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 ना। एक बार जो लिख दिया सो लिख दिया, बदलाव नहीं हो सकता। तो आप लेके आए एक मेमोरी इसी का टाइप, जिसका नाम दिया आपने
पी रोम नाम दिया। और पी रोम का फुल फॉर्म आप लोग बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, तो बताओ। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या हुआ जी? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब आप रीप्रोग्राम कर सकते हो। डिलीट कहीं नहीं कहा मैंने, रीप्रोग्राम मतलब आपका लिखा हुआ है ये क्या, बेल लिखा हुआ है, इसके ऊपर ही आपने डी की चित्रकारी कर दी, ओवर रिटन आप लोगों ने कर दिया। मिटा पा सकने की कोई क्षमता नहीं है। आप रीप्रोग्राम कर सकते हो, ये चल जाएगा, लेकिन आप इरेज कर सको ऐसा नहीं आया है यहां पे भी आपका। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब प्रोग्राम कर सकने की क्षमता, दोबारा प्रोग्राम कर सकने की योग्यता, क्षमता, यही आपका होता है पी रोम होता है। ठीक है सर, ये तो बात पता लगी। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है और दोबारा आप रीप्रोग्राम कर सकते हो। ठीक है सर, रीप्रोग्राम तो कर दिया मैंने, सही है, बात समझ में आ गई। अब क्या करें सर? लेकिन डिलीट तो नहीं कर पाए ना, गड़बड़ तो यहां हुई ना। चलो जी, डिलीट करने के लिए जुगाड़ लेके आए अगला आप लोग। अब एक बात साधारण सी समझो, तुम यहां तक आते आते कि आपको मैं कहता कि बेटा ये डेल का लैपटॉप था, ओरिजिनल डेल का ही लैपटॉप था, बाय मिस्टेक मुझसे डेल लिखते टाइम बेल लिखा गया, मैंने भांग पी ली थी, दारू पी ली थी, गड़बड़ होगी बेटा, अब तुम इसको ले लो। आप ले लोगे गुरुजी? ना, बच्चों की तरह कर दोगे ना गुरुजी, मैं तो को नहीं ले, मेरे को तो बढ़िया ओरिजिनल यहाँ पे डेल लिखा हुआ है वही दो। बात तो तुम्हारी ठीक है भाई, तो क्या करूं मैं? अब मैं ये कर सकता हूं कि बेल जो है ना, आप इसको डेल बेल, अच्छा ये कहूंगा ये ले लो बेटा। ना गुरुजी, अब तो जमा ही चाइनीज लग रहा है, अब तो पक्का ना लूं इसे मैं। अब क्या करूं? अब मैं फिलहाल पी रोम की जगह पे बनाने वाला हूं क्या, ई पी रोम बनाने वाला हूं। ठीक है ना, ई पी रोम बनाऊंगा, यानी कि अब इसका पूरा फुल फॉर्म पढ़ो, क्या बना? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या बना जी? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या बना? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मिटा सकने योग्य, प्रोग्रामेबल मिटा सकने योग्य, इरेजेबल मतलब हो गया मिटा सकने योग्य, प्रोग्रामेबल दोबारा प्रोग्राम कर सकता हूं, रीड ओनली मेमोरी तो हो ही गई। ठीक है सर, मतलब क्या हुआ कि मेरी गड़बड़ थी इतने वाले पार्ट में, अब मैं इतना ही चाहूंगा ना मिटाना तो, लेकिन इतना नहीं, सारा मिट गया। हाँ, सारा मिट गया। हाँ जी, तो बिल्कुल सारा मिट गया। दोबारा तो ध्यानपूर्वक डेल लिख दिया, आप आए, आपको लैपटॉप बेच दिया, सही बात है, लेकिन गड़बड़ क्या हुई? ये तो 4-5 अक्षर थे, मिट गया, लेकिन यहां तो अगर पूरा 200 पेजों का 500 पेजों का प्रोग्राम होता तो दिक्कत हो जाती। तो यही बात है आपकी क्या, कि इसमें आप लोग डेटा का पार्ट डिलीट नहीं कर सकते, पार्ट डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप जितना चाहते हैं उतना डिलीट जो है ना वो नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीट इरेज होएगा, ऑल इरेज होएगा, डेटा का टुकड़ा डिलीट नहीं कर सकते कि आप इतना टुकड़ा डिलीट कर दो, उतना मर्जी से, जैसे आप चाहते हो कि मैं बैक स्पेस दबा के काट दूं, नहीं नहीं नहीं, पूरा ऑल डिलीट होएगा। इसमें क्या दिक्कत है सर? इसमें यार टाइम बहुत लग जाएगा भाई, अगर छोटे 4-5 अक्षर हो तो कोई बात नहीं, और इतना बड़ा प्रोग्राम लिखोगे, स्वाभाविक सी बात है गलती तो होएगी, पक्की बात है गलती होएगी, तो अब कैसे करोगे? दिक्कत हो जाएगी ऐसे तो। ठीक है सर, और डिलीट करने में भी आपको 20 से लेके 23 मिनट का टाइम लग जाता है, मतलब एक छोटी सी गलती को मिटाने के लिए आधा घंटा वेट करो। ऐसे तो तुमने बना ली ना मेमोरी, ऐसे तो तुमने बेच ली है ना कंप्यूटर की मेमोरियां, हो गए ना तुम कामयाब बिजनेस में, ऐसे तो काम बहुत लंबा हो जाएगा। तो भाई, और डिलीट करते किससे हो? डिलीट भी बड़ी खतरनाक चीज से करते हो, यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज से, ये भी बड़ी दिक्कत वाली बात है, बहुत लंबा चौड़ा काम इसमें भी हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज, इससे डिलीट करोगे तो समस्या तो होनी होनी है भैया। तो क्या करें सर? तो भैया हम लोग कर ये सकते हैं कि कुछ अल्टरनेट और ढूंढ लेते हैं जी, क्या दिक्कत है। अब आप लेके आए फाइनली डबल ई पी रोम लेके आए आप लोग, कुछ जगह पे इसको लिखा होता है ई स्क्वायर पी रोम भी लिखा होता है इसको आपका, ठीक है ना। और पूरा फुल फॉर्म बनाते हैं, दिखाएं, इसका कोई मुश्किल नहीं है बनाना। क्या फुल फॉर्म हुआ जी? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, ठीक है ना। अब ई का मतलब क्या हो गया आपका?
इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकली कह सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। भाई इरेजेबल तो है लेकिन अब वो इलेक्ट्रिक लाइट से है, कहने का मतलब आप इसमें जो है ना डेटा को मिली सेकंड में इरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा आप इरेज किससे करते हैं, लेजर लाइट से। ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात है, लेजर लाइट से डेटा को डिलीट करते हैं, मिली सेकंड में डिलीट कर सकते हैं। और क्या है जी, आप डेटा का सेक्शन भी, कैन डिलीट अ सेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है ना। सेक्शन ऑफ डेटा मतलब क्या है, आप चाहते हो उतना का उतना डिलीट कर दो, कोई मनाही नहीं है, डेटा का टुकड़ा भी डिलीट कर सकते हो आप लोग। तो आपका सारा काम बन गया आजकल, आप लोग इसलिए इसका यूज कर लेते हो, कोई बात नहीं है। पेपर में मुझसे क्या सवाल होते हैं जी, पेपर में आपका सवाल ज्यादातर रहता है ईपी रोम में डेटा डिलीट किससे करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज से। अच्छा, डबल ईपी रोम में किससे करते हैं, लेजर लाइट से। ज्यादातर सवाल ये रहते हैं, बाकी जो और सवाल आए तो आपको सारे बता दिए मैंने। बात पल्ले पड़ी कि ना पड़ी बताओ, समझ में आई कि नहीं आई, समझ में तो आ गई गुरुजी। अगर ये समझ में आ गई है तो आप लोग मुझे अभी फिलहाल के लिए इजाजत दीजिएगा। इसका पार्ट 2 और बाकी है, जिसमें सेकेंडरी मेमोरी पड़ी है, कैश मेमोरी पड़ी है, वर्चुअल फ्लैश, सारी मेमोरियां बाकी पड़ी है, वो भी आपको मैं ऐसे ही लाइव आके एक क्लास और करवा दूंगा। पूरा कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हो आप लोग तो आप मेरे स्टार IQ एप्लीकेशन पे पहुंचिएगा, स्टोर सेक्शन पे जाइएगा, जहां पे आप लोगों को कई मिक्स सब्जेक्ट के कोर्स लेने हैं, हरियाणा जी के साइंस कंप्यूटर तो उसका भी कोर्स तीनों का इकट्ठा भी है। सेपरेट लेना चाहते हो तो सेपरेट साइंस का, सेपरेट कंप्यूटर का, सेपरेट हरियाणा जी के MCQ का भी पड़ा है। सभी कोर्सेज में आपको चीजें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना कौन सा कोर्स कब से स्टार्ट है, कब पूरा हो जाएगा। दी गई तारीख पे ही कोर्स पूरा होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और स्टार IQ एप्लीकेशन से या स्टार IQ चैनल से, यूट्यूब चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें आप लोग। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर, हौसला बढ़ाइएगा भैया, ठीक है। चलिए धन्यवाद, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।